हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं। और टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट है इसका कंटेंट। तो शुरू से एंड तक के वीडियो को देखिए। आपकी पूरी क्या मिडिवल हिस्ट्री, पूरी मिडिवल हिस्ट्री क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी गाइस। ठीक है, पूरी मिडिवल हिस्ट्री कवर करवा दूंगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से लेकर पूरा भक्ति मूवमेंट तक सब कवर है। ठीक है, शुरू से एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हम यहाँ जो 40 डेज का सीरीज चल रही है, 40 डेज वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, ठीक है, फ्री क्रैश कोर्स जो चल रहा है, ठीक है, उसमें ये मेरी हिस्ट्री की सेकंड वीडियो है। जिसने इससे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो एंशियंट हिस्ट्री की नहीं देखी वो जाके देख सकता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से दो बातें। पहली, सीडीएस के लिए हमारे फ्री कोर्स है 40 डेज का। दूसरी, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, चलो। तो भाई सबसे पहले है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो कब से, 1206 से 1526 तक। ठीक है, 1526 बोले तो 1526 मतलब जब बैटल हुई थी पानीपत की पहली। ठीक है, और उस बैटल में कौन, बाबर आया था। तो तब से ही शुरुआत होती है किसकी, मुगल एरा की। ठीक है, तो इस पीरियड से इस टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत का राज था। 5 डायनेस्टी बीती, 5 सल्तनतें बीती। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, देखो भाई साहब, दिल्ली सल्तनत ना एक इस्लामिक अंपायर है जो दिल्ली बेस्ड थी, याद रखना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहली बात ये जानो कि सल्तनत और अंपायर, किंग में क्या फर्क होता है, राजा में। एक काइंड ऑफ सुल्तान जिसे बोलते हैं ना, ये सुल्तान थे ये, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान हो गया। और एम्परर में क्या फर्क होता है, सुल्तान ना एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे इस सुल्तनत को, इन सल्तनत को क्या बोला गया था, दिल्ली सल्तनत ना। तो जो दिल्ली सल्तनत थी ना गाइस, वो दिल्ली तक ही, दिल्ली उसका क्या था, बेस था, दिल्ली बेस थी वो। लेकिन जो एम्पायर होता है और दिल्ली बेस नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें अकबर का दूं, अकबर क्या था, किंग था, अंपायर थी, मुगल अंपायर थी। उसका पूरा कितना एरिया कवर था तुम्हें पता है ना। ठीक है, अगर ये हमारा प्यारा भारत है ना, अगर ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ठीक है, पहले तो ये सब भी था, ये सब भी था, ये वाला, ये पूरा एरिया तुम ये मान लो। ठीक है, ये सारा एरिया अपना भारत वाला एरिया था, अखंड भारत। तो मुगल अंपायर के टाइम पे इतना एरिया पूरा मुगल अंपायर के एरिया में था मेरे भाई। और दिल्ली सल्तनत ना पर्टिकुलर एरियाज के लिए होती है, थोड़े थोड़े एरियाज कैप्चर करे होते हैं, यही थोड़ा बहुत फर्क है सुल्तान और किंग में। ठीक है, खैर ये सब छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भी एम्पायर थी। ठीक है, 320 साल तक इनका राज रहा, 5 सल्तनतें बीती, जिसमें आपकी सबसे पहली स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी रही। लास्ट थी आपकी लोधी। ठीक है, ठीक है, और सबसे पहले थी आपकी स्लेव, 1206 से 1526 तक। तो सबसे पहले आगमन होता है किसका, स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, किसका होता है, स्लेव डायनेस्टी का। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी, तो भाई साहब बात ऐसी है, पहले बता, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है मैं बताता हूँ। स्लेव डायनेस्टी में जब इंडिया में किसने अटैक करा था, इंडिया में जब अटैक करा किसने, इंडिया में अटैक करा किसने, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी अटैक करता है इंडिया में, देखो लिखा भी है, एबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी इन अरबिक लैंग्वेज मींस मुल्क। ठीक है, मुमुल्क, मुल्क। ठीक है, तो जब मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत से पहले की बात है, जब मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करता है, तो वो जब इंडिया से अटैक करके जाता है ना, तो अपने बिहाफ में स्लेव छोड़ के जाता है, स्लेव्स। पता है ना स्लेव मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो क्या, किसका स्लेव होता है, वो स्लेव होता है किसका, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी तो निकल गया वापस,
ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव, बट उसको स्लेव मानता था वो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी खुद की फिर डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है क्या, स्लेव डायनेस्टी। क्या नाम है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। और मुल्क, मुल्क मतलब क्या होता है, मुल्क। ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज मतलब क्या होता है, मुल्क डायनेस्टी का मतलब स्लेव। ठीक है। ठीक है, 1206 से इसकी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। इसने ही कंस्ट्रक्ट करा था कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली। कब, जब इस्लाम की विक्ट्री हुई थी इंडिया में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई ना, तो उसी की उपलक्ष्य में इसने क्या स्टैब्लिश करा था कुवत उल इस्लाम। ठीक है। और इसी ने ही आदाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है वो भी इसने वहीं बनवाया था। ठीक है। और ये वो इंसान था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने क्या, जिसने कुतुब मीनार का क्या कंस्ट्रक्शन शुरू करा था फॉर फॉर द सूफी सेन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इनके सूफी सेन थे मुस्लिम्स के, उनके लिए उनके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, फॉर उनकी याद में या उनके लिए, ठीक है, जैसा होता नहीं, आप किसी महान संत के लिए अपने एक पर्टिकुलर रिलीजन में सबके होते हैं, उनके लिए आप कुछ स्टैब्लिश करते हो, तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार बनो की कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी, बनवाया, पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है दूसरा इल्तुमिश। ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम था समुद्दीन इलियास। ठीक है। और ये दामाद था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और हिज मंगोल पॉलिसी सेव्ड इंडिया फ्रॉम द अटैक ऑफ चंगेज खान। ये वो टाइम था गाइस इल्तुमिश का, 1210 से 1236 तक का इसका टेन्योर था सलीम डायनेस्टी के अंडर। और इसके लिए वो टाइम था मुगल डायनेस्टी में, ठीक है, जब चंगेज खान इंडिया पे अटैक करने वाला था। ठीक है। और ये था जिसने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी थी, जिसकी वजह से बड़ा दिल्ली सल्तनत। ठीक है। जिसकी वजह से नाम क्या पड़ा, दिल्ली सल्तनत। और इसने ही कुवैत उल इस्लाम और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराया था। अब बोलोगे सर इसने क्यों, क्योंकि इतने तो ऐबक मर चुका था। और इसने ही फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, जिसको हम इख्तियाई इक्तदारी भी बोलते हैं, नातेदारी रिश्तेदारी इन दैट सेंस, ठीक है। और इसने 40 मुस्लिम्स की नोबल्स बनाई थी, जैसे मान लो एक काउंसिल होती है ना, काउंसिल होती है, ठीक है। तो इसने 40 लोगों की एक मुस्लिम जो नोबल्स थे मुस्लिम्स में टॉप, ठीक है, उनका इसने एक बनाया था क्या, ग्रुप बनाया था, एक पैक्ट रेडी करा था। ठीक है। बताऊंगा उसकी कहानी। और इसने कॉइन सिस्टम स्टार्ट करा था दिल्ली सल्तनत में, जिसमें सिल्वर कॉइन को टंका, ब्राउन्स क्राउन को ब्रास, और कॉपर कॉइन को जित्तल बोलते थे। ठीक है। और इसने अपनी बेटा, इसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रजिया सुल्तान जो इसकी बेटी थी, इसने उसको अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था। ये ओनली एंड लास्ट मुस्लिम रूलर थी एज अ वुमेन, रजिया सुल्तान। ठीक है। फिर इनकी बेटी आती है रजिया सुल्तान। ठीक है। बट रजिया सुल्तान, वही बात है ना, देखो क्यों, जो मुस्लिम नोबल्स थे वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़की क्या बने, क्या बने, इनकी क्या रानी बने, इनकी इन पे हुक्म चलाए। ठीक है। ठीक है। तो उन 40 मुगल नोबल्स को क्या बोला गया था, चलगानी। ठीक है, ये ही एक तरीके से किंग मेकर समझ लो, ये जिसे चाहेंगे वो बनेगा, एक तरीके से समझ रहे हो। और इसकी शुरुआत इल्तुमिश ने करी थी। बट रजिया सुल्तान जब इल्तुमिश के बाद थ्रोन पे आती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है उसके भाई के द्वारा, रुकुद्दीन फिरोज के द्वारा। देखो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट, और शायद लास्ट भी, हाँ लास्ट भी। ठीक है। शी अपॉइंटेड एज अ अफ्रीकन स्लेव याकूत एज अ इंचार्ज ऑफ कैवलरी। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसने, एक स्लेव था याकूत करके, ठीक है, स्लेव, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी चल रही है अभी तक, उसको अपना इंचार्ज बनाया किसका, कैवलरी का। ठीक है। और हर रूल क्रिएटेड डिफरेंसेस, बट इन इसके डिफरेंसेस बनने लग गए किसके, ये देखो उनकी फोटो है, इसकी डिफरेंसेस बनने लग गए किसके साथ, वो जो 40 नोबल थे जिसको चलगानी बोलते थे। ठीक है। फिर इसकी शादी हो जाती है अल्तुनिया से, जो गवर्नर था भटिंडा। भटिंडा पूछोगे कहाँ है, आज के प्रेजेंट पंजाब वाले इंडिया में, भटिंडा प्रॉपर एक जगह है। ठीक है। लेटर बोथ रजिया एंड अल्तुनिया वर, ठीक है, बाद में क्या होता है, ये जो दोनों होते हैं रजिया और अल्तुनिया, ठीक है, इन पे हमला होता है।
ठीक है। इन पे हमला होता है। जो रजिया सुल्तान थी ना, बाद में इन्हीं की डेथ हो जाती है और बाद में ये इसके साथ मिलके इसको मार देती हैं, गवर्नर को। मतलब इस तरीके से धोखेबाजी। और फिर रजिया सुल्तान को ये 40 नोबल मतलब कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मरवा देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है नसरुद्दीन। बट जब डेथ हो जाती है रजिया की, 40 नोबल बिकम पावरफुल। ठीक है ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द रजिया, रजिया चलगानी नोबल बिकम पावरफुल। क्यों भाई? क्योंकि वो उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे, लेकिन उन्होंने उसको कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मरवा दिया। तो वो 40 जने थे, वो और पावरफुल हो गए। बट आफ्टर 6 ईयर बलबन सक्सीड इन पुटिंग नसरुद्दीन मोहम्मद अ यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश एज अ सुल्तान। ठीक है। जो यंगर सन था इल्तुतमिश का, उसको सुल्तान बना दिया जाता है। ठीक है। बट नसरुद्दीन जो था, उसका इंटरेस्ट किसमें था? फिलॉसफी में था। लेकिन वो इनसफिशिएंट रूलर था एक तरीके से। तो उसको डीथ्रोन कर दे, कौन कर देता है? ठीक है, उसको डीथ्रोन कर देता है उसका प्राइम मिनिस्टर खुद का, जिसका नाम था बलबन। ठीक है, बलबन ये यहाँ भी यूज हो रहा है। बलबन ने तो बनाया था किसके? इल्तुतमिश के यंगर सन को, नसरुद्दीन को क्या? किंग। बाद में किसके सुल्तान बनाया था? किसके? रजिया सुल्तान के जाने के बाद। लेकिन 40 नोबल में से एक बलबन भी था। ठीक है। बलबन देखता है कि भाई ये तो इनसफिशिएंट रूलर है। ठीक है, ये इसकी फोटो है। ठीक है, ये इनसफिशिएंट रूलर है, तो इसको लगाओ ठिकाने। तो ऐसा होता है कि बलबन उसको क्या करता है? ठिकाने लगा देता है। और बलबन खुद क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर हटा के खुद गद्दी अपने हवाले कर लेता है। ठीक है ना? फिर आती है गियासुद्दीन बलबन की बारी। और गियासुद्दीन बलबन के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने पहले भी बोला था लास्ट क्लास में, एंशियंट हिस्ट्री वाली में, कि भाई हर उसमें कोई ना कोई, एक ना एक ऐसा होता ही है। कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो बहुत पावरफुल रहा होता है। ठीक है। जो बहुत क्या रहा होता है? जो बहुत पावरफुल रहा होता है। तो उनमें से जो आपकी स्लेव डायनेस्टी थी, जो आपकी स्लेव डायनेस्टी थी, उसका जो मोस्ट पावरफुल पर्सन था वो था गियाज उद्दीन बलबन। ये है उसकी फोटो। ठीक है। देखो लिखा भी है, बलबन वॉज द ग्रेटेस्ट इन स्लीव डायनेस्टी। और इसने इसे पता था कि भाई, ये तो जानता था ना, जो चलगानी थे, जो 40 नोबल थे, उनकी वो कैसे थे, क्या सोचते थे, वो कैसे लोग थे। तो उसने क्या किया, इन 40 का जो ये चलगानी सिस्टम था, नोबल वाला था, इसको अबॉलिश ही कर दिया कि भाई साहब खत्म ही करो। ठीक है। और ही न्यू दैट द रियल थ्रेट टू द मोनार्की वाज द फॉर्म फ्रॉम द नोबल्स कॉल्ड 40। और इसको ये चीज पता थी ना, कि जो मोनार्की, जो किंग क्वीन वाला सिस्टम होता है, मोनार्की उसे बोलते हैं, उसके लिए असली खतरा, रियल थ्रेट तो ये चलगानी ही है। ठीक है। ही वॉज कन्विंस दैट ओनली बाय enhancing द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द मोनार्की ही वुड फेस द प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू द बलबन, बलबन के अकॉर्डिंग सुल्तान जो होता था वो गॉड की शेडो होता था, मतलब परछाई होता था धरती पे। और वो उसको डिवाइन ग्रेस मानता था। तो देखो इनके जो पीछे ये दिख रहा है ना, ये गॉड की परछाई है। ये गॉड की परछाई की तरह काम करते थे, ये अपने आप को इतना वो मानते थे। और जो इस तरह की लोग, जो देखो, जो इस तरह की विचारधारा रखता है ना, कोई भी हो, सारे किंग क्वीन ऐसे ही होते थे पहले। ठीक है। ऐसे लोगों को बोला जाता है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। ये वो अपने जो बोलते नहीं, अपने ही भगवान है, सेक्रेड गेम्स की तरह। ठीक है। बर्मन introduced Persian customs, traditions such as sajda, pebas, kissing feet of sultan, जमनी बस, किसिंग हैंड्स, नौरस, पर्शियन न्यू ईयर। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों? देखो, क्वेश्चन कभी आए ना, तो सैल्यूटेशन के तरीकों से आ जाता है कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सजदा पे बस मतलब किसिंग फीट ऑफ सुल्तान, जिमनी बास, किसिंग हैंड, नौरस, पर्शियन न्यू ईयर। ठीक है, ये सब क्या इंट्रोड्यूस करा उसने? पर्शियन कस्टम एंड ट्रेडिशन। कहाँ? बलबन ने। ठीक है। और उसने एक डिफेंस डिपार्टमेंट भी बनाया जिसका नाम था दीवाने अरीज। दीवाने अरीज। ठीक है। और बलबन ने कुछ सीवियर एक्शंस लिए रॉबर्ट्स पे, डकैत्स पे। ठीक है, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या सेफली ट्रैवल ट्रैवल कर पाए। ठीक है। और बलबन डील मुगल इशू विद द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के थे, उसने मुगल्स के साथ भी डील किया। ठीक है। और उसने वेस्टर्न फ्रंटियर्स को स्ट्रॉन्ग करा। ठीक है। उसने अपने बेटे महमूद को अगेंस्ट मुगल्स को लड़ने के लिए भेजा। कौन सी पॉलिसी के तहत? ब्लड एंड आयरन के। बट महमूद क्या होता है? डेड हो जाती है फाइटिंग विद मुगल्स करते करते। फिर एक बहुत बुरा सदमा लगता है बलबन को। ठीक है। और बलबन इल होता है इसी सदमे की वजह से। और 1286 में, 1286 में वो धरती छोड़ देता है। उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ कलीमुल्ला एंड कैमूस बिकम अ सुल्तान। ठीक है। फिर कैगोबाद, खैगोबाद लास्ट सल्तनत
सुल्तान इन स्लेव डायनेस्टी, ये दोनों थे। फिर आफ्टर आफ्टर ईयर के अबूबाद बिकम अ पैरालिटिक, वही लड़खड़ाने लग गए। फिर उसको भी रिमूव, थ्रोन से रिमूव कर दिया। ठीक है। उसको थ्रोन से किसने रिमूव करा था? उसको रिमूव करा था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना करी? फिर आती है आपकी फ्रेम में खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आपकी फ्रेम में आती है। तो जलालुद्दीन खिलजी तुर्क था, बट अफगान में सेटल हुआ था। तो 1290 से इनकी डायनेस्टी का शुभारंभ शुरू होता है। ठीक है। जलालुद्दीन ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है। और अपने बुढ़ापे के टाइम पे वो मुगल्स की तरफ जा रहा था। ठीक है। और उसके ही इस वजह से वो सक्सेसफुली हॉल्ट कर पाया मुगल्स की एंट्री इंडिया में 1292 में। अगर मुगल्स इंडिया में आ जाते ना गाइस, तो आज इंडिया का इतिहास कुछ और होता। ठीक है। और ही गिव, उसने इसी चीज के लिए उसने उनसे अलायंस करा अपनी सेकंड डॉटर। ठीक है, मुगल लीडर जो उलुग खान था, उससे उसकी क्या करा दी? मैरिज करवा दी। उससे उसकी क्या करा दी? शादी करा दी। ठीक है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो बाद में जलालुद्दीन खिलजी को मार के खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी का नेक्स्ट वारिस बना, वो दामाद था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। और वो उसके मामा लगते थे, मतलब उनकी बहन का बेटा भी था। ठीक है। और उन्होंने अलाउद्दीन को गवर्नर बनाया कारा का। ठीक है। अलाउद्दीन इन्वेडेड देवनगरी, देवगिरी किंगडम, एंड बहुत सारी वेल्थ लेके आया। ठीक है। देवगिरी वॉज द फर्स्ट साउथ इंडियन स्टेट टू रिसीव इस्लामिक इन्वेजन। याद रखना क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट टू रिसीव इस्लामिक इन्वेजन इन द साउथ इंडियन फर्स्ट टाइम? तो क्वेश्चन, तो आंसर क्या है? देवगिरी। देवगिरी। ऐसे क्वेश्चन एफकेट में बहुत आते हैं। ठीक है, सीडीएस में भी आ जाते हैं। ठीक है। बाद में अलाउद्दीन मर्डर कर देता है अपने अंकल जलालुद्दीन का, और थ्रोन को क्या कब्जा लेता है। ठीक है। फिर एरा शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का, 1296 से 1316 तक। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, महारानी पद्मिनी। ये एक बार ऐसा होता है कि अलाउद्दीन खिलजी को ना ये बहुत पसंद आ जाती है, प्यार हो जाता है, तो इनको पाने के चक्कर में लड़ाई हो गई चित्तौड़ की। इसके ऊपर मूवी बनी है, देखना अगर नहीं देखी, पद्मावत। पद्मावत मूवी देखना। ठीक है। अलाउद्दीन जो था ना बहुत इम्परियलिस्टिक था। इम्परियलिस्टिक मतलब इस चीज पे बिलीव करता था कि एक्सपेडिशंस करता था जगह हथियाने, मतलब किंग वैसा, तभी इसने इतनी सारी मिलिट्री एक्सपेडिशंस करी। ठीक है, जैसे उसमें तुमने देवगिरी 1296, 1307, 1314, फिर गुजरात को जीता, रणथंभोर को जीता, चित्तौड़ को जीता, मालवा को जीता। ठीक है। उसने देगला कर देवा गुजरात के हरा के उसकी वाइफ से शादी कर ली, कमला देवी से। ठीक है। और फॉर द सेक ऑफ रानी पद्मिनी, अलाउद्दीन ने इसी चीज के लिए अटैक कर दिया चित्तौड़ पे कि भाई मुझे वो चाहिए। बट इससे पहले उनको कैप्चर कर पाता, पद्मिनी जी ने अपनी सारी, जितनी भी उनके साथ दासी थी, जितनी भी उनके किंगडम में रहती थी, ठीक है, उनके साथ उन्होंने जौहर कर लिया। मतलब जौहर मतलब होता है कि आग में खुद को बाय वॉलेंटरली अपने आप को जला लिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि अगर ये जहर खा के मरी तो ये इनकी बॉडी के साथ भी गलत चीज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की मेंटेलिटी होती थी। ठीक है। अलाउद्दीन चित्तौर कैंपेन वाज डिस्क्राइब्ड इन द बुक पद्मावत, जिसको किसने लिखा है? ये क्वेश्चन बन गया, देखो यहाँ से। पद्मावत बुक किसने लिखी है? ये लिखी है, ठीक है, ये लिखी है मलिक मोहम्मद जयासी। नाम याद रखना, मलिक मोहम्मद जयासी। ठीक है। चलो, मैंने फिर बोलता हर 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 डायनेस्टी में एक ना क्या नाम पढ़ना हमें इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा डिटेल में। तो इसमें खिलजी डायनेस्टी में कौन है? वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसने रेगुलेशन कंट्रोल्स करने के लिए नोबल्स पे एक फ्रेम बनाया। मलिक कफूर को उसने बेसिकली, मलिक कफूर उसको ना एक कैंपेन में मिला था। ठीक है, तो उसने उसके सामने सरेंडर कर दिया उसको, वो एक तरीके से असिस्टेंट, पीए टाइप उसका बन के रह गया। ठीक है। ठीक है। फिर मलिक कफूर को उसने साउथ इंडियन कैंपेन दी, और उसने, और ये ही यूज हो रहा है यहाँ मलिक कफूर के लिए। ऐसा मानते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी था वो गे था, तो मलिक कफूर और इसके बीच में थोड़ा मतलब इन दोनों का होता था। ठीक है, तो ये चीज उस टाइम भी होती थी। ठीक है। रामचंद्र देवा देवगिरी प्रथा प्रु देवा कत्या वीर बल्ला होशाला वीर सुंदर पांड्यन सबको हराया। ठीक है। और मलिक कफूर ने इसी की चीज में विक्ट्री पिलर बनाया था, कहाँ? रामेश्वरम में। ठीक है। और अलाउद्दीन ने इंस्क्राइब द टाइटल सिकंदर सैनी ऑन हिज कॉइन्स खुद के लिए, जिसका मतलब था सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर उस टाइम पे था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है। अलाउद्दीन नॉमिनेटेड हिज एल्डेस्ट सन, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था खिज्र खान, उसको अपना सक्सेसर घोषित किया।
ठीक है। बट अलाउद्दीन कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम वाज मलिक कफूर, सो मलिक कफूर हिमसेल्फ अज्यूम द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सारी अथॉरिटी उसने गवर्नमेंट की मलिक कफूर को दे दी। ठीक है। बट कफूर रूल लास्टेड, बट वो सिर्फ 35 दिन तक ही क्या राज कर पाया। बाद में उसको असैसिनेशन, उसके नोबल द्वारा मार दिया गया। ठीक है। फिर मलिक कफूर की डेथ के बाद मलिक कफूर अलाउद्दीन सन कुतुबुद्दीन मुबारक पावर में आते हैं। ठीक है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन, देवागिरी यादव जो थे, देवागिरी के यादव, वो दिल्ली सल्तनत में क्या एनेक्स करते हैं। ठीक है। और कुतुबुद्दीन का मर्डर कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कर देता है। कौन था? नसरुद्दीन खुसरू शाह। और वो लास्ट जो किंग बनता है फिर खिलजी डायनेस्टी का, वो था आपका नसरुद्दीन खुसरू शाह। ठीक है। फिर लीडर खुसरू शाह को कौन डिथ्रोन कर देता है? गयासुद्दीन तुगलक, 1320 में। और इसी तरह आगमन होता है गयासुद्दीन तुगलक से तुगलक डायनेस्टी का। गॉट इट? ठीक है। अब इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे? क्योंकि ऐसा, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उसके रिफॉर्म्स के लिए उसे जाना जाता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर देख लो, ये देखो जितना भी तुम्हें एरिया दिख रहा है, ठीक है, इतने से इतने एरिया में उसका राज था। ये पूरा एरिया अलाउद्दीन खिलजी के अंदर था। ठीक है। पूरा अलाउद्दीन खिलजी के अंदर था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट रूलर। वो डिवाइन राइट पे वही कि ऊपर से कोई हमें संकेत दे रहा है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें उसने भेजा है। ठीक है। उसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग कर दिया। ऐसा नहीं था कि भाई अगर कोई रिलीजियस बेस पे उसको पॉलिटिक्स में ऐड कर रहा है, ठीक है, रिलीजन और पॉलिटिक्स ऐड नहीं होंगे। उसने मेजर फॉर प्रिवेंशन फॉर रेबिलियन सच एज रिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है। उसने मैट्रिमोनियल अलायंस को क्या कर दिया? नोबल्स के बीच में क्या प्रोहिबिटेड कर दिया। ठीक है। सीक्रेट पार्ट मीटिंग्स, अपॉइंटिंग स्पाइस कर दिए थे सब पे आई रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि कोई मेरे खिलाफ साजिश ना कर दे। ठीक है। ठीक है। और मार्केट रिफॉर्म्स के लिए उसने क्या 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 करा? उसने, अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान, याद रखना, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसने अपने सोल्जर्स को कैश में देना शुरू करा। ठीक है। एज अ सोल्जर वर पेड लेस, द प्राइस हैड टू बी मॉनिटर्ड एंड द कंट्रोल। अलाउद्दीन हैड टू मेंटेन ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी अलाउद्दीन की। और इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट प्राइसेस ऑफ वेस्टर्न कमोडिटीज, अलाउद्दीन सेट अप टू एलोबरेट इंटेलिजेंस नेटवर्क टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ब्लैक मार्केटिंग। एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया ताकि जो काला काला बाजारी हो रही किसी चीज की, उस पर वो नजर रख सके। ठीक है। और उसी ने इंचार्ज ऑफ मार्केट्स के लिए एक पोजीशन निकाली थी जिसका नाम था शाहाने मंडी, जो इंचार्ज होता था मार्केट का, जो ध्यान रखता था किस चीज पे, एसेंशियल कमोडिटीज पे कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही। ठीक है। फिर आप लोगों का आता है मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री रिफॉर्म कैसे थे? अलाउद्दीन मेंटेन स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी। और उसने ही ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस का, जिसको बोलते थे देग। ठीक है। एंड मेंटेन अ डिटेल रजिस्टर फॉर सोल्जर टू प्रिवेंट फॉल्स मास्टर्स एंड करप्ट प्रैक्टिस। और उसने सैलरीज कैश में देना शुरू करा। अरीस ए मलिक मिल्क मलिक, उसने क्या इंचार्ज बनाया किसका? सोल्जर्स की अपॉइंटमेंट्स का। जो अरीस ए मलिक करके जो पोस्ट निकाली थी, वो इंचार्ज था सोल्जर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। रेवेन्यू रिफॉर्म्स में क्या लेके आया? उसने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था रेवेन्यूज के लिए, जिसको बोला गया था दीवान ए मुस्तखराज। याद रखना ये नाम, जितने भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, तो मैं पर्शियन लैंग्वेज में सारे नाम है। दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है। और उसने साइंटिफिक मेथड निकाला था लैंड को मेजर करने के लिए। ठीक है। जजिया उसने इम्पोज कर दिया था नॉन मुस्लिम्स पे, जो रिलीजियस घूमने जाते थे उन पे टैक्स देना पड़ता था। और इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन सरदार, सरदार, जागीरदार और उलेमाज। उलेमाज वो होते थे जो मुस्लिम नोबल्स होते थे, जो मुस्लिम्स को एकदम धर्म गुरु समझ लो। ठीक है। अलाउद्दीन ने कंस्ट्रक्ट करा था सीरी सिटी का अलाई दरवाजा, भी उसने ही बनाया था। ठीक है। फिर इसके बाद जब निकल लिया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे को करा था, उसको हटा के उसका प्राइम मिनिस्टर आ गया था। उसके प्राइम मिनिस्टर को हटा के, कौन था वो, उसको हटा के कौन बन गया फिर? गयासुद्दीन बलबन, 1320 में। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक जो था, उसने डायनेस्टी की शुरुआत करी है। ये था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो हम थोड़ा तुगलक डायनेस्टी की तरफ आ रहे हैं। तो 1320 से आगमन होता है किसका? तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी फाउंडेड, तुगलक डायनेस्टी इन 1320, गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। और ही एडेड तुगलकाबाद, दिल्ली के पास एक जगह है तुगलकाबाद, वहां अभी जाना, फोर्ट भी है वहाँ तुगलकाबाद। ठीक है।
उसने वहां अपने उसको उसमें ऐड किया, अपने वो सेंटर था उसका तुगलक डायनेस्टी का। और ही रिप्लेस मैन विद हॉर्सेज इन कुरियर सिस्टम। जो कुरियर सिस्टम था, उसने मैन को रिप्लेस कर दिया घोड़ों से इसमें। और उसने दो चौकीज वाला एक खुद का स्टार्ट करा सिस्टम। ठीक है। और जो प्रिंस था जवाना खान, ठीक है ठीक है, उसका जो प्रिंस था डिफेटेड इसके बेटे ने प्रतापरुद्र जो काकतीयास के थे उनकी किंगडम को एनेक्स कर लिया था 1323 में। बट एक्सीडेंटली 1325 में क्या होता है, गयासुद्दीन की डेथ हो जाती है। फिर जौना क्या आ जाता है, जौना खान किस पे आता है, थ्रोन पे आ जाता है। और जौना खान का टाइटल क्या था, उस जौना खान को टाइटल दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक। समझे? अब मैंने वही बात है कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कोई किसी रीजन से फेमस हुआ है तो तुगलक का बाद, तुगलक डायनेस्टी में जो थोड़ा हमें पढ़ना है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है। काफी इसने हरकतें करी थी, मतलब हरकतें मतलब काफी कंट्रोवर्शियल चीजें इसने करी थी, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ठीक है। कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी था मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में। ही वॉज लर्न कल्चर्ड एंड टैलेंटेड प्रिंस बट गेन अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग मर्सीलेस। मर्सीलेस था भाई, क्रूअल था, बहुत अनजस्ट था। मतलब जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको तो ऐसे काटता था जैसे गाजर मूली, जो इनके रिलीजन को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता था। ठीक है। ही वॉज वेरी टॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर्स, ऐसा बोलते हैं, किताबें बोलती हैं, बट फैक्ट्स ऐसे नहीं बोलते। ठीक है। ही इनोवेटिव रिफॉर्म ब्रॉट हिम बैड नेम एज दे वर नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही विजयनगर अंपायर थी उभरी बननी शुरू हुई, जिसको हरियाणा बुखा ने करा था, बेमानी इमर्ज हुई। और इसी के टाइम पे इब्न बतूता जो एक मोरक्कन ट्रैवलर था, उसने तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को विजिट करा था। और उसी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपनी किताब उल रियाला में जिक्र कर रखा है। बाद में जब कुतुब रियाला में इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को एज अपना एम्बेसडर भेज दिया था चाइना। ठीक है। और उसने ही, इसने मतलब किसने, तुगलक ने ऐड करी जहांपना सिटी, कहाँ, दिल्ली में, अपने टाइम पे। इसके इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसको जाना जाता है, जिसमें एक था टोकन करेंसी। ठीक है। इसने ब्रास कॉइन्स टू पास, सिल्वर कॉइन के टाइम पे इसने ब्रास के कॉइन निकाल दिए, टोकन करेंसी, कॉपर कॉइन्स। ठीक है। उसका मेन एम ये था कि प्रीशियस मेटल जो गोल्ड है सिल्वर, ताकि वो उनको बचा के रख सके, इसलिए भाई क्या करो, ब्रास के कॉइन्स निकालो। ठीक है। और ऐसा हुआ कि सिल्वर और फिर उनकी वैल्यू सेम हो गई, तो दिक्कत आ गई मार्केट में, है ना। मिंटिंग द कॉपर कॉइन वाज नॉट रिटेन। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो ये चीज हो जाती है ना। फिर मोनोपोली अगर गवर्नमेंट पे नहीं रहेगी तो लोग तो खुद के भी कॉइन बनाने लग जाएंगे, तो वही हुआ, लोग खुद के कॉइन बनाने लग गए। ठीक है। तो गवर्नमेंट पे रही नहीं। ठीक है। देखो वही है ना, गोल्ड स्मिथ जो थे, टोकन फॉर टोकन कॉइन एज ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है। और फिर न्यू कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे मार्केट में चक्कर में। ठीक है। तो सुल्तान ने फिर स्टॉप करा सर्कुलेशन किसका, टोकन करेंसी का। और बोला कि एक्सचेंज कर लो सिल्वर कॉइन्स फॉर द कॉपर कॉइन्स। बताओ, मतलब वैल्यू, मतलब तुम देख रहे हो। ठीक है। मैनी पीपल एक्सचेंज द न्यू कॉइन्स बट द ट्रेजरी बिकम एम्प्टी। इसी चक्कर में, क्योंकि ट्रेजरी में तो उनके तो जो सरकारी खजाना होता है, जो पैसा होता है गवर्नमेंट पे, आज भी देख लो, लोग एक्सचेंज करते 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 सरकार उसके पास, अंपायर के पास ही, गवर्नमेंट के पास ही पैसा खत्म हो जाए, तो कैसा लगेगा। हम्म। तो ये की बेवकूफी थी। फिर दूसरा इसका जो इसको इसकी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बताते हैं वो थी इसकी कैपिटल शिफ्टिंग। इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल शिफ्ट कहाँ कर दी थी, दहमताबाद। दहमताबाद आज का कहाँ है, आज का है ये महाराष्ट्र में। किससे बचने के लिए, मुगल से। ताकि, और दूसरा रीजन कि साउथ इंडिया पे कवर कर पाए। इसको ऐसा लेफ्ट आउट सा फील होने लग गया था कि यार मैं साउथ इंडिया को कवर कैसे करूंगा, या उस पर कंट्रोल कैसे करूँ। तो इसने अपनी शिफ्ट किया दौलताबाद, जिसको देवागिरी भी बोलते हैं, आज महाराष्ट्र में है। वहां इसने अपनी कैपिटल कर ली थी। ही डिजायर टू शिफ्ट द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है। रानी से नॉट अ कैट और अ डैग वाज लेफ्ट। सबको, मतलब कुत्ते बिल्ली इंसान सबको लेके निकल लिया। ठीक है। द रीजन फॉर द मूव वर वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है। देखो प्रैक्टिकल मेथड था, बट उसको जो उसने मेथड उसने अडॉप्ट करा वो बहुत इम्प्रैक्टिकल था। जिसकी वजह से देखो यार, पहले ही ना क्या होता था, पहले बहुत, 1500 किलोमीटर कितना होता है, 1500 किलोमीटर में ना कम से कम आपको लगेंगे 40 से 50 दिन। 40 से 50 दिन। ठीक है। और उस बीच में एक रिगोरस जर्नी होती है, जंगल है, नदियां हैं, ठीक है, गर्मी है, बरसात है। ठीक है। तो इस तरह का मौसम होता है, 2 2 3 3 महीने लगते थे भाई लोगों को पहुंचने में। तो जानवर है, बिच्छू है, कुछ भी है, किसी को किसी ने काट लिया, कुछ हो गया, तो कहाँ इलाज मिलेगा। पहले ऐसे ही लोग यात्रा करते थे, डकैत है, चोरी है, लुटेरे हैं।
तो इस बेवकूफी की वजह से इसने अपने कई सारे लोगों को खोया। ठीक है, समर की जर्नी, सड़ी गर्मी, ठीक है। ठीक है, बाद में उसको लगा कि भाई साहब यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं, तो 2 साल बाद उसने दौलताबाद को क्या, अपने सल्तनत क्या जो उसकी कैपिटल थी उसको अबेंडन त्याग दिया और वापस दिल्ली आ गया। देख रहे हो, ये इसका दूसरा था। उसका था ब्लंडर। तीसरा था इसका टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्स। जो गंगा और डोबी वाला एरिया था ना, ये वाला, देखो यहाँ से गंगा निकलती है, जो गंगा डोब वाला एरिया था, ठीक है, ये जो गंगा डोब वाला एरिया है, ठीक है, गंगा यमुना डोब वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर उसको पता था ये एरिया बहुत फर्टाइल है। सुल्तान ने क्या किया, डिसाइड करा कि भाई यहाँ टैक्स बढ़ा दो, ताकि रेवेन्यू आ सके किसको, अंपायर को। ये भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन था, बट सडनली किसी चीज का आप प्राइस बढ़ा दोगे, वो भी ऐसी जगह जब मौसम उसकी कंड्यूसिव या उसके पक्ष में नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत तो होगी ना लोगों को। नो रेनफॉल, अब बरसात हो नहीं रही, तुम टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, खेती पे तो लोग कहाँ से देंगे इतना टैक्स। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है, फिर आता है आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ही लॉन्च्ड अ स्कीम बाय विच तकावी लोन्स, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए उसने एक लोन लोन स्कीम निकाली जिसको तकावी बोला गया, ठीक है, और फार्मर्स को देने लग गया टू बाय सीड, ठीक है, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को क्या करें, बढ़ा सके, ठीक है, सीड्स खरीदेंगे तो कल्टीवेशन बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर के लिए, सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का, जिसका नाम क्या था, दीवाने एक खोई। दीवाने खोई, याद रखना ये नाम प्लीज, दीवाने खोई, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दीवाने खोई किससे रिलेटेड है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसे ही पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। टू कर्ब द रिबेलियन ऑफ तागी, तुगलक एंटर्ड इनटू सिंध डेजर्ट, ठीक है, ठीक है, तागी को रेबल करने के लिए वो सिंध के डेजर्ट में गया, और वहीं सनस्ट्रोक से उसके डेथ हो जाती है थाड़ा में 1351 में, समझे। फिर इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जो थ्रोन संभालता है मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। उसने फिर से जजिया का इम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया, और इसने ज्वालामुखी जो हिमाचल प्रदेश में है, मतलब जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उन सबके रिलीजियस प्लेसेस सबको तबाह कर दिया, मूर्तियां खंडित कर दी, लोगों को मार दिया, ठीक है। तो इसने ज्वालामुखी बहुत फेमस टेम्पल है हिमाचल में, इसको उसने डिस्ट्रक्ट करा, ठीक है, ठीक है। और उसने जो बचे बुचे थे ना, उनकी जो और रिलीजियस के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको उसने ट्रांसलेट करा पर्शियन में, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट टू लिंक रिवर्स एंड प्रोवाइड इरिगेशन विद द हेल्प और कैन, लिंक रिवर्स बनाई कैनाल्स के थ्रू, नहरें होती है ना, ताकि इरिगेटेड एरिया रहे, चीजें अच्छे से काम करे। और उसने वाटर वाटर सेस भी लगा दिया, टैक्स एक तरीके से, जिसका हक है शरीफ बोला गया। ब्रिटिश कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने कई सारी गार्डन, कई सारी नहरें बनवाई थी, ठीक है। और इसने एस्टेब्लिश करा था दीवाने खैरात, ऑफिस ऑफ चैरिटी, दीवाने बुंदागन, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, और इसने सराय, रेस्ट हाउस है जिसको मुगल सराय सुना होगा आपने, ठीक है, सराय बोलते थे पर्शियन में, ठीक है, ताकि जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनको रेस्ट हाउस जैसे होता है ना रास्ते में, उस इसने बनवाए थे। और इसने इक्तदारी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करा था, और 4 न्यू टाउन बनवाए थे अपने टाइम पे, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। हिसार हरियाणा में है या यूपी में है, ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में है, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और उसने हॉस्पिटल्स बनवाए थे जिसको बोला गया दरुल शिफा, ठीक है, बिम्रिस्तान और शिफा खाना, ठीक है, हॉस्पिटल। बिकॉज ऑल बिकॉज ऑल ऑफ दिस ही वॉज कॉल्ड एज अ सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिरोज शाह की फिर डेथ हो जाती है 1338 में, और इसकी डेथ के बाद थ्रोन के कौन रूल करता है, महमूद शाह तैमूर, एंड उसका इन्वेजन हो जाता है, और दिल्ली क्या हो जाती है, र्यूम, फॉर 1398 आते आते तक, ठीक है। फिर आती है आपकी सैयद डायनेस्टी, फिर आती है आपकी कौन सी, सैयद डायनेस्टी। सो अब जो डायनेस्टी है गाइस वो है सैयद डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी, याद से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो तुगलक के बाद आती है सैयद डायनेस्टी, जिसकी स्थापना किसने करी थी, खिज्र खान ने, ठीक है, खिज्र खान, ये सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। 1421 तक इनका टाइम था, ठीक है। ही डिड नॉट स्वेयर एनी रॉयल टाइटल, वो कोई रॉयल टाइटल नहीं था, ये गवर्नर थे मुल्तान के। और ही टुक एडवांटेज ऑफ डिसऑर्डर्ड सिचुएशन इन इंडिया, तैमूर की इन्वेजन हुआ उसके बाद इन्होंने फायदा उठाया, तभी सैयद डायनेस्टी की स्थापना हुई,
ठीक है। ही ऑक्यूपाई थ्रोन दिल्ली। ठीक है। ठीक है। इसने सूरत, दिलापुर, पंजाब अपने कंट्रोल में लिया, बट इसने बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खदेश और मालवा हार गया। ठीक है। और 1421 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके बाद आता है मुबारक शाह खिजर खान का सन, जो उसको सक्सीड करता है। ठीक है। मुबारक शाह का खिजर खान का सन कौन? मुबारक शाह, 1421 से 1434 तक। ठीक है। मुबारक शाह क्रश द लोकल चीफ ऑफ द डोब रीजन एंड द खोखर्स। ठीक है। एंड ही वाज फर्स्ट सुल्तान रूल टू अपॉइंट हिंदू नोबल। ये पहला सुल्तान था भाई जिसने नोबल्स, हिंदू नोबल्स को अपने कोर्ट में जगह दी। ठीक है। ही कंस्ट्रेंट मुबारकाबाद। मुबारकाबाद जो सिटी है, जो गंगा जमुना रिवर के किनारे है, इसने उसकी स्थापना करी थी। फिर मोहम्मद शाह मुबारक को उनका नेफ्यू सक्सीड करता है। ठीक है। उनके नेफ्यू का नाम क्या था? मोहम्मद शाह। 1434 से 1445 तक इसने मालवा के रूलर को डिफीट करा, एंड विद द हेल्प ऑफ बलुअल लोदी, जो गवर्नर था उस टाइम, गवर्नर बना रखा था अपने लाहौर का। विद द हेल्प ऑफ बलुअल लोदी, उसने डिफीट करा किसको? मालवा के राजा को। ठीक है। ही कन्फ्रंट बलुअल लोदी विद द टाइटल, जिसने फिर इसके बाद इसने बलुअल लोदी को टाइटल दिया क्या? खाने खनन। क्यों? क्योंकि इसने मालवा के रूलर को हेल्प करी थी उसकी डिफीट में। ठीक है। फिर अलाउद्दीन शाह सक्सीड करता है किसे? मोहम्मद शाह को। ठीक है। अलाउद्दीन शाह होता है, बट इतना स्ट्रांग रूलर नहीं था। बाद में इसको कौन? खुद बलो लोधी हरा देता है भाई। इतना ईगो आ गया था उसके अंदर, इतनी पावर आ गई थी, तो उसने सोचा क्यों ना सत्ता ही पलट दे। तो बलो लोधी हरा देता है। ठीक है। ठीक है। वो जो गवर्नर था लाहौर का, बाद में दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। ठीक है। और इसको अलाउद्दीन शाह को कहाँ भेज देता है? बेदौन में भेज देता है, बेदौन। ठीक है। और अलाउद्दीन शाह की वहां डेथ हो जाती है 1478 में। फिर फ्रेम में आती है आपकी लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की, जिसको बोला गया लोधी डायनेस्टी। 1451 से 1526 तक। समझे? लोधी डायनेस्टी फ्रेम में आती है। ठीक है। बलोल लोधी फाउंडर था किसका? लोधी डायनेस्टी का। ठीक है। सल्तनत पीरियड एंड होता है लोधी डायनेस्टी के साथ। ठीक है। वो एक बहुत वाइज मैन था, उसको अपने लिमिट्स पता था। ठीक है। एक तभी उस भाई अपने लिमिट्स पता था, एक वाइज मैन था, तभी तो उसने किसी को तख्ता पलट करके खुद की डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी। ठीक है। ही टुक वेरियस मेजर्स टू ग्रेटिफाई हिज नोबल, जिसमें उसने ग्वालियर, संथाल, साकेत, मेवात कॉन्कर करा भोलो लोधी ने। और 1489 में उसकी डेथ हो जाती है। टू गेन द सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन, बलो लोधी नेवर सेट ऑन द थ्रोन। देखो, ये होती है उसकी पहचान। वो कभी कहाँ नहीं बैठता था? थ्रोन पे नहीं बैठता था, वो हमेशा कारपेट पे बैठता था अपने नोबल्स के साथ, ताकि उनका सपोर्ट और उनका रिकग्निशन, उसको अप्रिसिएशन मिलता रहे। समझ रहे हो? ठीक है। फिर इसके बाद आता है सिकंदर लोधी, जो किसका? बलो लोधी का सन था। ही वॉज द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह। सिकंदर शाह का नाम जो इनका टाइटल मिला। ठीक है। ही वेल ऑर्गेनाइज स्पाई सिस्टम, इसने स्पाई सिस्टम इसने लॉन्च करा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए इसने बहुत कुछ करा। ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। और इसने सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी हिंदूज पे। वही कि भाई कन्वर्ट हो जाओ वरना मार देंगे, और इम्पोज जजिया या ऑल। ठीक है। सिकंदर था एंजॉय शहनाई म्यूजिक, जो ये शहनाई जो बजती है ना, पीपी। ठीक है। उसको ये बहुत एंजॉय करता था। और ही वर्क ऑन म्यूजिक नेम, उसने म्यूजिक पे नाम भी काम भी करा था, जिसका का नाम था लहजती। लहजाती। लहजाती। समझे? चलो आगे। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। ये लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, 1517 से 1526 तक। फिर तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हो गई थी, बाबर आ गया था। ठीक है। इब्राहिम लोधी सक्सीड करता है थ्रोन का सिकंदर लोधी के डेथ के बाद, उनके पिताजी थे। ठीक है। ही इनहेरिटेड अ वीक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबल सल्तनत। जब वो आया था तो एक पॉलिटिकल और वीक अनस्टेबल सल्तनत थी। ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रेड, ट्रेड नहीं था। ठीक है। वो एक गुड वॉरियर था, बट उसके अंदर घमंड बहुत था, एरोगेंट इन नेचर, एंड ही इंसल्टेड हिज नोबल्स ओपनली। ठीक है। अपने नोबल्स की वो इंसल्ट करता था ओपनली। ठीक है। नोबल्स वर रिवोल्टेड, वर पुट टू डेथ। बाद में उसी वही बात है कि जितना उड़ोगे उतनी जल्दी गिराए भी जाते हो, तो वही चीज हुई इसके साथ। फिर दौलत खान लोधी जो गवर्नर था पंजाब का, वो भी परेशान था कि भाई ये तो हमारी बात मानता ही नहीं, तो उसने फिर इनवाइट करता है बाबर क्योंकि भाई आओ और इंडिया में अटैक करो। फिर हु ठीक है, हु मार्च इनटू दिल्ली एंड किल्ड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की। कहाँ? पानीपत में 1526 में, जिसमें बाबर आता है और इब्राहिम लोधी को मारता है।
हिज अंकल किसके, इब्राहिम लोदी के, आलम खान बिट्रेड हिम बाय सपोर्टिंग बाबर। देखो आप अपने ही गद्दार थे गाइस, अपने ही गद्दार थे। फिर रूलर ऑफ मेवाड़ राणा सांगा आल्सो ज्वाइन बाबर टू डिफीट लोधी, फिर बाद में बाबर ने खुद राणा सांगा को हराया। तो मतलब इस तरीके से होता था, समझे। इस तरीके से तुम्हारा खत्म होता है क्या, दिल्ली सल्तनत। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे विजयनगर अंपायर के बारे में। दिल्ली में देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसमें पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे कि महातुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश फ्लोरिश हो रही थी। देखो देखो दिखा दो, एक सेकंड ना। देखो अगर थोड़ा सा इंडिया है ना, तो इधर इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में फ्लोरिश हो रही थी क्या, इस वाले एरिया में फ्लोरिश हो रही थी विजयनगर अंपायर साइमल्टेनियसली कंटेम्पररी किसकी, तुगलक डायनेस्टी की। और यहाँ तुगलक डायनेस्टी थी। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी में कौन था, तुगलक डायनेस्टी में जब उसने अपनी कैपिटल मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से, यहाँ दिल्ली से कहाँ, यहाँ यहाँ था तुम्हारा देवागिरी जिसको दौलताबाद बोलते थे, यहाँ उसने जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करी, तब उसने अपने उसके उसने दो लोगों को, एक का नाम था हरियारा, एक का नाम था बुखा, उन दोनों को क्या करा उसने, कन्वर्ट करा था मुस्लिम में फोर्सफुली। बाद में उन दोनों ने विद द हेल्प ऑफ फेमस सेंट, मुझे उनका संत का नाम याद नहीं है, ठीक है, उनकी हेल्प से वो वापस हिंदुइज्म में वापस कन्वर्ट हुए, अपने रीजन में वापस आए। फिर हरियारा और बुके इन दोनों भाइयों ने मिलके विजयनगर अंपायर की स्थापना की। क्यों, क्योंकि वही टाइम था जब ये डायनेस्टी इमर्ज हुई, समझे। ये है इसका बैकग्राउंड। ठीक है। अब देखो 3036 से 1647 तक विजयनगर अंपायर रही। देखो जैसा गढ़ था, ये पूरा एरिया विजयनगर अंपायर के अंदर आता था, और यहाँ तुम्हारा देवागिरी था। ठीक है। विजयनगर अंपायर को एस्टेब्लिश कौन करता है, हरियार और बुक्का, दो भाई थे आर्मी के, आर्मी में किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। एंड दे ब्रोक फ्रॉम दिल्ली सल्तनत और खुद की एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाता है कर्नाटका में, जिसकी कैपिटल थी विजयनगर। और कौन सी रिवर के किनारे, तुंगभद्रा रिवर के किनारे। कैपिटल विजयनगर थी और अंपायर का नाम भी विजयनगर था। ठीक है। हरियाणा एंड बुक्का वर हेल्प एंड इंस्पायर्ड कंटेम्प्रेरी स्कॉलर एंड सेन, हाँ विद्यारायण जी, जो एक बहुत फेमस संत थे भक्ति मूवमेंट के। ठीक है। उन्होंने इनकी हेल्प करी थी ये चीजें एस्टेब्लिश करने में। ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी जान लो, क्योंकि कौन कौन से अंपायर हुई थी उनके बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है। तो विजयनगर अंपायर को चार रूलर्स ने क्या रूल किया है। पहली डायनेस्टी जो थी वो थी संगमर डायनेस्टी, 3636 से 1486। दूसरी थी सुलवार डायनेस्टी 1486 से 1506। तीसरी थी तुलवार डायनेस्टी 1506 से 1565। और लास्ट में आती है आपकी अराविडो डायनेस्टी 1570 से 1647। ठीक है। तो सबसे पहले डायनेस्टी संगम डायनेस्टी, हरियाणा राया। ठीक है, राया अपने राजा के लिए यूज करते थे, ठीक है, इसलिए राया लगाया। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर था विजयनगर अंपायर का। ठीक है। और यहीं से विजयनगर और बेमानी इसके साइड बाय साइड एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। बुकराया फिर थ्रोन असिस्ट करता है हरियाणा के बाद। फिर बुक्का का जो सन होता है कंपराया, वो मदुराई एनेक्स कर लेता है। ठीक है। और दिस एपिसोड रिटर्न बाय गंगा देवी, एक गंगा देवी जो वाइफ थी कंपराया की, ठीक है, इसके बेटे की, उसमें लिखा है ना मधुर विजयम, याद रखना ये मधुर विजयम संस्कृत टेक्स्ट है, नाम याद रखना ये मधुर विजयम। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। ही इसने कैप्चर क्या करा फिर रेवा दीवा गोवा में, और इसी ने ही पशुपरी बाजार बनाया हम्पी में। बोकाराया को सक्सीड फॉर कौन करता है, हरियाणा टू। लेटर देवराय कम टू पावर। ठीक है। फिर देवराय वन वाज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग। ठीक है, जिसने डैम बनवाया था तुंगभद्रा रिवर पे। और देवराय वन डिफीट करता है किसको, बहामन सल्तनत के फिरोज शाह किंग को, वन को। ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी कौन था, संगम डायनेस्टी का देवराया टू। ठीक है। ही इंडक्ट मुस्लिम आर्चर्स अपनी आर्मी में, उसने जो तीरंदाजी करते हैं उनको आर्चरी बोलते हैं वो जो, ठीक है, उसने इसको एस्टेब्लिश करा था, उनको अपने इसमें रिक्रूट करा था। एंड ही कौन, देवराय टू वाज द विजयनगर रूलर टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम साइलोन, साइलोन मतलब आज का श्रीलंका। बाद में उनके डेथ के बाद ना देवराय टू की
संगम डायनेस्टी हो जाती है वीक। और जो लास्ट रूलर था संगम डायनेस्टी का, जिसका नाम था विरूपाक्षराया, उसको डिथ्रोन करता है सुलभा डायनेस्टी का नरसिम्हा वन। और वो अपनी खुद की डायनेस्टी बनाता है जिसका नाम था सुलभा डायनेस्टी। समझे? फिर फ्रेम में आ जाती है सुलभा डायनेस्टी। ठीक है, फ्रेम में आ जाती है फिर आपकी सिल्वर डायनेस्टी। और नरसिम्हा राय टू वॉज द ग्रेटेस्ट इन सिल्वर डायनेस्टी। अन्नमाचार्य लिव ड्यूरिंग दिस टाइम, जो अन्नमाचार्य थे, ठीक है, सेन थे। ठीक है, और आफ्टर द नरसिम्हा टू डेथ, नरसनाया इंस्टॉल हिज सन वीर नरसिम्हा को थ्रोन पे बैठाता है। और वीर नरसिम्हा अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट करता है जिसका नाम था तुलवा डायनेस्टी, जिसमें हम एक बहुत फेमस राया राजा के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था कृष्ण देवा राया। कृष्ण देवा राया। ठीक है। तुलवा डायनेस्टी आफ्टर द वीर नरसिम्हा की डेथ के बाद, उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है थिम्मारासु, वो कृष्णदेवराय को थ्रोन में बैठाता है, उनका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। कृष्णदेवराय ग्रेटेस्ट रूलर थे सारी डायनेस्टीज में। इस डायनेस्टी में तो थे, सारी डायनेस्टी में भी यही ग्रेटेस्ट थे। ठीक है। तो 1509 से 1529 तक इनका अपना राज था, बाद में इनकी डेथ हो जाती है 1529 में। ग्रेट कमांडर एंड ऑफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने कई सारी फॉन्ट ऑफ सीरीज लड़ाइयाँ लड़ी इंडिपेंडेंट किंगडम्स के साथ, जिसमें उन्होंने भवानी को हराया। ठीक है, लॉर्ड मेंटेन करा। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन, उसको उन्होंने मैनेज करा। ठीक है, उन्हें आदिल शाही जो विजयपुर की पूरी डायनेस्टी थी उसको पूरा शटर डाउन कर दिया। ठीक है, और इसी के चक्कर में उन्होंने पहला अटैक कहाँ करा? गुलबर्गा में करा था। ठीक है, एंड सेट फ्री 3 बेमानी प्रिंसेस हु वर इम्प्रिजनेड देयर। ठीक है, ही हेल्प देम इन रिकवरिंग थ्रोन ऑफ गुलबर्गा, एंड कृष्णदेवा हिमसेल्फ टुक द टाइटल ऑफ यवनाराज्य सतापनाचार्य। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यवना राज्य सतापनाचार्य टाइटल किसको दिया गया है? तो ये टाइटल किसका था? इसको ही, इनको ही एक और टाइटल था आंध्र भोज का। आंध्र प्रदेश देश थी ये, आंध्र भोज का टाइटल भी इन्हीं को दिया गया था। तो ये कौन थे? ये क्वेश्चन आ रखा है सीडीएस में गाइस। तो ये कौन थे? कृष्ण देवा राय, आंध्र भोज। आंध्र भोज, आंध्र भोज का टाइटल। समझे? ठीक है, तो इन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट करा 1513 का। ठीक है, ईस्टर्न कैंपेन। ठीक है, और उदयगिरी वॉज द फर्स्ट फोर्ट जो इन्होंने कैप्चर करा था। और इन्होंने प्रतापरुद्र गुजरात जो गजापति थे उड़ीसा को, उनको हराया। ठीक है, और गजापति प्रिंसेस तुक्का देवी से इन्होंने ठीक है, जो प्रिंसेस थी तुक्का देवी, उनसे और अन्नपूर्णा देवी, उनसे इन्होंने शादी करी है, कृष्ण देव राय की फोटो। ठीक है, रायचूर डोब वाला एरिया 1520 में इनका लास्ट कैंपेन था जहां पर इन्होंने इस्माइल आदिल शाह को हराया। पोर्चुगीज किंग जो गवर्नर था अल्फांसो दो अल्बुकर्क, उन्होंने कंक्लूड करी ट्रेडी थी कृष्णदेवराय के साथ। फिर 1510 में पोर्चुगीज कैप्चर करते हैं गोवा विजयनगर सुल्तान बीजापुर सुल्तान से। ठीक है, और ही कृष्णदेवराय के लिए यूज हो रहा है। एक बहुत बड़े ग्रेट पैट्रॉन थे लिटरेचर के। ठीक है, इसलिए इनको आंध्र भोज भी बोलते थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे अष्टदिग्गज करके एक इनकी एमिनेंट स्कॉलर्स की एक टीम होती थी जो इनके रॉयल कोर्ट में बैठती थी। फिर ड्यू टू डेथ ऑफ हिज सन, कृष्णदेवराय बहुत नर्वस हो गए, ब्रेक डाउन होकर, इसी की चलते वो 1526 में डेथ हो जाती है। समझे? आफ्टर हिज डेथ अच्युदेवा और सदाशिव राय सक्सीड हिज थ्रोन। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ राम राया, मेहमान कॉन्फिडेंसी मतलब बीजापुर को इन्होंने हराया था, अहमदपुर और गोलकोंडा बिदार ये सब मिलते हैं। बैटल ऑफ टेलीकोटा होती है, बैटल ऑफ टेलीकोटा, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी गाड़ी भी बोलते हैं, राक्षसी गाड़ी। ठीक है, 1565 में, जहाँ विजयनगर अंपायर का क्या कैप्चर हो जाता है और विजयनगर अंपायर का कॉलेप्स शुरू हो जाता है, अलग तरीके से रियून हो जाती, खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर राम राय को इम्प्रिजनेट एग्जीक्यूट कर देते हैं, विजयनगर पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और बैटल वॉज जनरली कंसिडर टू द मार्क। ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ टेलीकोटा 1565, इसको कंसिडर कर क्या क्या करा जाता है? डिस्ट्रॉय ऑफ द विजयनगर अंपायर। द विजयनगर किंगडम एग्जिस्ट, बट उसके बाद एक और किंगडम होती है अरावली डायनेस्टी। ठीक है, एनदर। ठीक है, बट उसको तिरुमल्ला श्रीरंगा वेंकट्टा टू इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। सो वेंकट्टा टू जो होता है वो कंटेम्प्ररी होते हैं अकबर के, उस टाइम अकबर आ चुका था। तो अपनी कैपिटल फिर वहां विजयनगर तो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर वो पेना कोंडा में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। और लास्ट रूलर जो थे विजयनगर किंगडम के वो थे श्रीरंगा थ्री। और श्रीरंगा थ्री को डिफेंड कौन कर देता है? मीर जुमला, गोलकोंडा की बैटल में, जिसको बैटल ऑफ वंडा देवासी भी बोलते हैं, 1647। ठीक है,
वहां वो हार जाते हैं श्रीरंगा मीर जुमला से बैटल ऑफ वंडावासी 1647 में, और विजयनगर एम्पायर कम टू एंड विद। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है, ऐसे विजयनगर एम्पायर का एंड होता है। अब हम थोड़ा इनके इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनके थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, दे फॉलो ट्रेडिशनल मोनार्की, किंग क्वीन वाला सिस्टम था। अल्टीमेट अथॉरिटी किंग पे होती थी। सुप्रीम कमांडर होता था आर्मी का। और किंग वॉज असिस्टेंट बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही जैसा आज भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे मोदी जी को उनके मिनिस्टर हेल्प करते हैं हर चीज में। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें पता है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, ऐसे। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या था विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का, याद रखना, अमर नायक का सिस्टम। ठीक है, याद रखना, अमर नायक का सिस्टम। ठीक है। इट इज सिमिलर टू द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इन दिस सिस्टम जो कमांडर होता था विजयनगर आर्मी का, उसको नायका बोला जाता था, और राजा होता था उसको राया। तभी एनसीईआरटी अगर तुम उठाओगे 12th की, तो उसमें राया न्यायिका करके चैप्टर का नाम है विजयनगर का। ठीक है। और ईच नायका गिवन गिवन एन एरिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हर नायका को एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा था पर्टिकुलर। ठीक है। और नायका वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होता था एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑन दैट एरिया, मतलब जो उसको एरिया दिया रखा था। ठीक है। और वही नायका टैक्स कलेक्ट करता था अपने एरिया से। ठीक है। विद दिस इनकम मेंटेनिंग, उसी से उसको अपनी आर्मी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और वेपन जो लड़ाई के लिए होते थे। ठीक है, वो क्या करने पड़ते थे, मेंटेन करने पड़ते थे। और वो सप्लाई करने पड़ते थे राय को, विजयनगर रूलर को। ठीक है। और अमर नायका जो होते थे वो ट्रिब्यूट सेंड करते थे किंग को एनुअली और पर्सनली। ठीक है। अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट, जिसमें गिफ्ट और अपनी लॉयल्टी शो करते थे गिफ्ट देके। ठीक है, इस तरीके से होता नहीं, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। रेवेन्यू सिस्टम क्या होता था, रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द रेवेन्यू। देखो, रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है, रेवेन्यू तुम लोगों को पता है कि रेवेन्यू से ही पूरी स्टेट चलती है। ठीक है, तुम लोगों को पता है रेवेन्यू से ही पूरी स्टेट चलती है। ठीक है। तो जो रेवेन्यू सोर्स है ना, लैंड रेवेन्यू था मेजर सोर्स ऑफ इनकम, लैंड पे वो रेवेन्यू जो लेते थे। ठीक है। इट वॉज द रेट ऑफ द 1/6, जो जो भी प्रोडक्ट निकलता था, जो भी प्रोड्यूस होता था, उसका 1/6 एज अ लैंड रेवेन्यू जाता था। किसको, विजयनगर वालों, गवर्नमेंट को। सोसाइटी कैसी थी, बहुत लग्जरियस लाइफ थी लोगों की। ठीक है। सिल्क कॉटन क्लोथ्स मेनली यूज होते थे ड्रेसेस के लिए, परफ्यूम्स। ठीक है। फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें यूज होती थी। ठीक है, लार्ज स्केल पे। ठीक है, लोग काम करते थे। ठीक है, देखो लिखा है ना, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स यूज बाय द पीपल। अब पियर्स करके एक ना ट्रैवलर था। ठीक है, डोमिंगो पियर्स करके, उसने मेंशन कराया कि बहुत ब्यूटीफुल हाउस होते थे रिच लोगों के, एंड लार्ज नंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड्स में क्या होते थे, सर्वेंट्स होते थे। प्रोस्टिट्यूशन, मतलब प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन आप लोगों को पता ही होगा इसका मतलब क्या होता है। वो इंस्टीट्यूशनलाइज था, मतलब लीगल था एक तरीके से। देवदासी सिस्टम था। टेम्पल डांसर सिस्टम था, बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे। सब जितने भी ट्रैवलर हुए थे उनसे हमें एक चीज आगे में पता चलता है। और प्रैक्टिस ऑफ सती बहुत स्ट्रेंथन थी। और चार काज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। ठीक है, इन चारों का वर्णन मिलता है कि भाई ये वर्ण व्यवस्था, ये कास्ट सिस्टम उस टाइम भी एग्जिस्ट करता था। समझे। फिर आता है रिलीजन। ठीक है, फिर आता है रिलीजन। ठीक है। तो जो संगमा रूलर्स थे, संगमा रूलर, जो संगमा डायनेस्टी थी, वो, ठीक है, वो वैष्णव, वो विरूपाक्षा को मानते थे। ठीक है, उनके फैमिली रिलेटेड थे। बट जो अदर डायनेस्टी थी वो वैष्णव थे, विष्णु भगवान को मानते थे। विरूपाक्षा को भगवान शिव जी का अवतार मानते हैं। ठीक है। ऑल किंग जो होते थे वो टॉलरेट थे ऑल रिलीजन्स के लिए। ठीक है। और जो बारबोसा ट्रैवलर था, ठीक है, रेफर टू द रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय बाय एवरीवन। ठीक है। मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन में उनके मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट थे। ठीक है। और उनको अलाउ था फ्रीली अपने क्या, मस्जिदें बनाना। फिर एक शून्य संपादन करके एक कलेक्शन ऑफ वचनास उस एज में एक प्रोड्यूस हुआ, जिसको वचन जो होते हैं ना, मुंह से निकले हुए, मीनिंग सेइंग, कन्नड़ में इसको सेइंग बोलते हैं। देखो, कुछ पोइटिक वर्सेस थे जो कन्नड़ लैंग्वेज में कंपोज हुए थे। ठीक है। और वो कन्नड़ लैंग्वेज जो वचनास थे, वो पॉपुलराइज कब हुए, जो वीर शिवा मूवमेंट थी, जिसको भसवाना, पढ़ेंगे इसके बारे में हम कहाँ, भक्ति मूवमेंट में भसवाना क्या रहे हैं। ठीक है, उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये देखो बारबोसा की फोटो।
ठीक है, बारबोसा। फिर लिटरेचर, लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर तो ऐसा था कि भाई संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, इन लैंग्वेजेस में विजयनगर अंपायर में लिटरेचर लिखे गए थे। कुछ संस्कृत वर्क ऐसे थे जिसमें गंगा देवी ने लिखा था मधुर विजयम, कृष्णदेवराय ने खुद लिखे थे। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये PYQ है कि जामवती कल्याणम किसने लिखा था। ये क्वेश्चन आया है। मंडलासा चरित्रा और उषा परिनायन, ठीक है, ये कृष्णदेवराय ने लिखा। फिर गुरु विद्यारायण, उन्होंने राजा कल निराया लिखा था, राजा कल निराया, गुरु विद्याराय ने, ठीक है। कुछ लिटरेरी वर्क क्या थे। चमरासा ने क्या लिखा था, प्रभु विंगली। कन्नड़ रोड में राधना चरित्रा, नाला चरित्रा, मोहर तरंगिनी। कुमार वासिया ने कन्नड़ कन्नड़ में कथा मंजरी। पुरंदर दास ने कीर्तन लिखे थे। तेलुगु में कृष्णदेवराय ने अमुक्त मंगलादय लिखा था, अमुक्त मल्यादा। अलसानी पेडना ने मनोचरिता। नंदी तिमन्ना ने परिचिता पराहना। अष्टदिग्गज जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तेलुगु लिटरेचर में, जो कृष्णदेवराय के कोर्ट में बैठते थे। उनके नाम कुछ ऐसे हैं, देखो ऐसी फोटो भी है, ठीक है। ये अष्टदिग्गज, चार इधर चार इधर। इसमें आपका था अलसानी पेदन्ना, नंदी थिमन्ना, मध्याग्री मलना, दुर्जिते, और आयला रज्जू राम भद्ररुदु, पिंगाली सुरना, राम रजबी शुंडू, तेनाली रामकृष्ण। The Ashtadiggaj at the court of Krishnadevaraya were eight greater scholars of Telugu literature. It is a collective title given to the eight scholars and poets in the courts of Krishnadevaraya. And the Emperor of Vijayanagar Empire 1509 से 1527 तक, ठीक है। विजयनगर अंपायर, ये कृष्णदेवराय की बात हो रही है। फिर आर्किटेक्चर कैसा था, द्रविडियन स्टाइल उन्होंने अपना रखा था, ठीक है। बहुत यूनिक फीचर था जिसको विजयनगर स्टाइल भी बोला गया, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, लोकल हार्ड ग्रेनाइट यूज होता था, ठीक है, ठीक है। जो बादामी की गुफाओं से वहां से लेकर आया गया था, ठीक है। और विजयनगर टेम्पल्स आर सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग एनक्लोजर्स एंड करेक्टर्स बाय ऑर्नेट पिलर्स, जिसको कल्याण मंडपा बोलते हैं, शादी का जो मैरिज हॉल होता है, ठीक है। और एक टॉल राय गोपुरम होता था, ठीक है। देखो ये बताता हूँ, ऐसा होते थे बेसिकली जो देवरियन स्टाइल, जिसको विजयनगर स्टाइल बोला गया। स्टार्टिंग में ना एंट्री में देखो, ये गोपुरम, इसको गोपुरम बोलते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा गोपुरम होता था, और यहाँ वो मंडल मंडप जो हॉल होता है, जिसको मैरिज हॉल यहाँ बोला गया है, वैसा हॉल होता था। एंट्री में जाती, फिर यहाँ से जाते हुए ना, ये वो एरिया होता था गर्भगृह जहाँ भगवान का निवास था। इस एरिया को विनम बोलते थे, और ये जो टॉप पे जो ऐसे शिखर लहराता है मंदिरों के, उसको शिखर बोलते थे, समझे। ठीक है, जो वुड ब्रिक्स टैंगो और चोला डांस स्टाइल से, चोला स्टाइल जो था उससे बनाया गया था, ठीक है। फिर द्रविड़ स्टाइल बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द कृष्ण देवराय के टाइम पे। द्रविड़ स्टाइल बहुत पॉपुलर हो गया था साउथ इंडियन टेम्पल्स में, 2 सेंचुरीज, अगले 200 साल तक, ठीक है। और कोडली आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगरी जनरली मेड ऑफ मोटार मिक्स विद स्टोन, ठीक है। और सम फेमस एग्जाम्पलीफाइड विजयनगर टेम्पल्स कौन कौन से थे, विरूपाक्षा टेम्पल जो हम्पी में है, हजरा रामा टेम्पल जो देवराय ने बनाया था, ठीक है। ये देखो उसकी फोटो, ठीक है। ये अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से एंट्री हो रही है, ये गोपुरम, ये एंट्री, ये पूरा, ये हॉल वाला एरिया, यहाँ भगवान का यहाँ गर्भगृह होगा, विमन्ना, और ये शिखर। द्रविड़ स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, समझ रहे हो। साउथ इंडिया में जाओगे ऐसे टेम्पल मिलेंगे। ये हजरा रामा टेम्पल है, ठीक है, हजरा रामा टेम्पल, इसको याद रखना। ये लोटस महल है, ठीक है, लोटस महल, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज, रायवाचम, वह विश्वनाथा सेनापति, द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर बाय रॉबर्ट सीवेल, ये नाम याद रखना ही, ठीक है। ये बुक्स और ये राइटर्स के नाम। कन्नड़ और तेलुगु में लिटरेचर लिखी गई थी, जिसमें मनु चरित्रम, सुलभा मध्यम, ठीक है, विजयनगर कोर्ट्स में, और जियोलॉजिकल पॉलिटिकल सोशल इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसमें फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसके टाइम पे कौन आया था। तो जो सबसे पहले आया था वो था आपका, आता नीनो द कॉन्टी आया था, जिसने विजयनगर अंपायर को देवराय वन के टाइम पे क्या विजिट करा था। फिर अब्दुल रजाक पर्शिया का, उसने देवराय के बारे टाइम पे इसको विजिट किया था, ठीक है। ही मतलब अब्दुल रजाक ने ब्यूटी ऑफ कैपिटल जो हम थी, कैपिटल सिटी हम्पी, उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। फिर डोमिंगो और बारबोसा कृष्ण देवराय के टाइम पे आए थे, और फिर न्यूनीज ने अच्चू देवराय के टाइम पे विजिट किया था। ये सब फॉरेन ट्रैवलर्स थे, ठीक है।
अब हमारे सामने आ रही है अगली मुगल अंपायर। ठीक है। एज यू ऑल नो, 1526 में लड़ाई होती है किसकी? 1526 में लड़ाई हो जाती है किसकी? बैटल ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, पानीपत होती है किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी, ठीक है। और बाबर को इनवाइट किसने करा था? दौलत खान लोदी, जो गवर्नर था पंजाब का, कि वो बाबर को कि इनवाइट करे कि भाई अटैक करो आप यहाँ इंडिया में। ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होता है। बाबर कौन था? बाबर जो था वो फाउंडर था मुगल एम्पायर का, जिसने 1526 में क्या एस्टेब्लिश करी थी। आफ्टर बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। ठीक है। 1526 से 1857 तक मुगल एम्पायर थी। लास्ट किंग जो था बहादुर शाह जफर टू था। ठीक है। सिक्स मेजर रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिक्स मेजर थे उसमें थे बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इनको ग्रेटेस्ट मुगल रूलर बोला जाता है, जिन्होंने अपने कुछ मार्क छोड़ के है, जो हम आज मिडिल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है। बट 1707 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर का। ठीक है। फिर मराठा उसका राज आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जरीउद्दीन बाबर से। ठीक है। जो फरगना उज्बेकिस्तान से था। 1494 में 12 साल की उम्र में उसके पिताजी के डेथ के बाद उसने गद्दी संभाली थी फरगना उज्बेकिस्तान की, जो सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान नाम की कंट्री में स्टैब्लिश है आज भी। ठीक है। उसने बहुत सारी रेसिस्टेंस फेस करी अपने नोबल नोबल लोगों से बहुत। ठीक है। ऑल्दो ही वाज एबल टू कैप्चर समरकंद, समरकंद कैपिटल थी, बट वेरी सुन ही हैडेड टू रिट्रीट बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ सम नोबल्स। ठीक है। ही ऑल्सो लॉस फरगना, आज बैक से वो फरगना आ गया। फिर आफ्टर इयर्स ऑफ वेंडरिंग उसने काबुल को कब्जा लिया 1504 में। और ड्यूरिंग होल पीरियड ही हैड प्लान्स टू मूविंग टुवर्ड हिंदुस्तान, का बहुत मन था हिंदुस्तान का। फिर फाइनली 1517 में उसने डिसीजन बनाया कि भाई इंडिया चलेंगे। ठीक है। बट उसने इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अफगान चीफ्स और इब्राहिम लोदी के बीच में। शेरशाह सूरी, याद होगा, अफगान किंग था। ठीक है। और फिर दौलत खान ने उसको इनविटेशन दे दिया, जो पंजाब लार्ज पार्ट था गवर्नर, तो उसने बोला कि चलो, तो उसने उसका फायदा उठाया। फिर राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ राणा सांगा ऑल्सो असर्टिंग हिज अथॉरिटी अगेंस्ट इमरान। देखो ये तो दिक्कत थी, उनको लगा इसको हराएंगे हमें कुछ मिलेगा, अपने बेनिफिट्स के चक्कर में खुद को मरवाया लोगों ने। समझ रहे हो, सीधी बात ये है। राणा सांगा जी को लगा कि भाई हमें कुछ देगा, मेवाड़ के थे वो। ठीक है। बट कुछ नहीं मिला। इब्राहिम लोदी को हराया, बाद में राणा सांगा को भी हराया। ठीक है। बोथ ऑफ देम सेंट टू पावर इन्वेड इंडिया, दोनों ने भेजा था इनविटेशन फ्रॉम राणा सांगा एंड दौलत खान लोधी माइट हैव, जिसने एनकरेज करा बाबर के एम्बिशंस को, और कि भाई चलो, मेरा मन तो था ही, इन्होंने भी बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा। फिर 1519 में और 1524 में ही इन्वेडेड बेहरा, सियालकोट और लाहौर। ठीक है। 1526 में फाइनली बाबर ने लोधी की फोर्सेस को पानीपत में मिले, और बाबर की एक्टिव 12,000 सोल्जर्स ने इब्राहिम लोधी की 1 लाख सोल्जर को हरा दिया। अब बोलोगे अहीं 12,000 ने 1 लाख को क्यों? क्योंकि इन पे तोपे थी जो लूट लूट के लाते थे। बाबर क्या था? बाबर कोई किंग थोड़ी था वैसे, लुटेरा था। जगह जगह जाते थे, लूटते थे, जो मिलता था उसको अपने पास रख लेते थे। तो उस टाइम की जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जो ये आपकी तोपे होती थी, उस टाइम नई नई फ्लोरिश हो रही थी, तो इन्होंने उसका फायदा उठाया। इन्होंने वो तोपे ली और चलो, तो ये तोपे लेके पहुंचे। अब इनकी पे तोपे तो थी नहीं, तो इन्होंने 1 लाख इमरान लोदी के आर्मी को हराया इन तोपों से। ठीक है। रूमी ऑटमान मेथड, एक वॉरफेयर की टेक्निक होती है, इन्होंने यूज करी थी। कैनन ने बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन रोल प्ले करा था 16th सेंचुरी में। इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को एडिशनली यूज करा, समझे। बाबर ने फिर कॉन्क्रीट करा दिल्ली और आगरा को, बट ही स्टिल हैड टू सप्रेस द राजपूत एंड अफगान। तो बाबर ने सोचा कि भाई अब तो राजपूत को भी हराना पड़ेगा, तो बाबर ने राणा सांगा को चित्तौड़ में, जो रूलर थे मेवाड़ को, उनको वहां पे उनको हराया। फिर राणा सांगा और बाबर की लड़ाई होती खनवा में, फतेहपुर सिकरी के पास, जिसमें राणा सांगा डिफीट हो जाता है 1526 में, बाबर की सुपर मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से। और राणा बिगेस्ट चैलेंज है नॉर्थ इंडिया में, वो फेटेड हो जाते हैं बैटल ऑफ खनवा में। तो बैटल का नाम याद रखना, बैटल ऑफ खनवा, 1527। जैसे 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होती है, वैसे ही बैटल ऑफ खनवा होती है। मेवाड़ राजपूत रिसीव ग्रेट शॉक एट खनवा, मेदिनी राय एट मलवा वाज स्टिल थ्रेटनिंग टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ बाबर। और नेक्स्ट ईयर बाबर डिफीट कर देते हैं मेदिनी राय को भी चंदेरी में, जिसको बैटल ऑफ चंदेरी बोलते हैं। 1528 में वो जीता था। देखो लड़ता रहा बाबर, 1526, 1527, 1528 का ही जीवन ऐसे निकल के लड़ते लड़ते। ठीक है।
फिर 1529 में भी लड़ा, बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है। बाबर ने अनकाउंट करा किसके, अब्राहम लोदी के भाई को, जिसका नाम था मोहम्मद लोदी। ठीक है, उसको बैटल ऑफ घाघरा में हराया 1529 में। और ऐसे लड़ते लड़ते ही 1526 में आया, लड़ता रहा, 26 में भी, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी, 30 में भी जाके उसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज। उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुझ के बाबरी, तुर्की लैंग्वेज में, बाद में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया था पर्शियन में और अदर लैंग्वेजेस में। ठीक है। फिर बाबर जी निकल लेते हैं, उसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं जी की डेथ होती है बाबर की डेथ के बाद 1530 में हुमायूं सक्सीड करते हैं थ्रोन को। और हुमायूं मतलब होता है फॉर्चून, बट ही रिमेन द अनफॉर्चुनेट रूलर, उसका रीजन बताऊंगा क्यों। ठीक है। हुमायूं बहुत कल्चर्ड और लर्न पर्सन था। सोल्जर नहीं था अपने फादर की तरह, क्योंकि उसने कभी ऐसा वीक फाइनेंशियल सिस्टम या कुछ ऐसा देखा नहीं था। ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम बाद में वीक हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी अफगान की जो प्रेडेटरी थी वो उस पर हमला करने लगे थे, ग्रोथ पावर, अफगान पावर आने लग गई थी। ठीक है। तो उस टाइम पे जो लीडर था शेर खान। ठीक है। जिसने देखो लिखा है ना, द ग्रोथ ऑफ अफगान पावर रीजन्स अराउंड बिहार उत्तर प्रदेश अंडर द लीडरशिप शेर खान। ठीक है। मेड हुमायूं इनिशिएटेड एक्शन। उसने मजबूर कर दिया हुमायूं को एक्शन लेने पे। डिफीटिंग द अफगान्स एट दोहरा 1531 32। हुमायूं बिसीज द पावरफुल फोर्ट ऑफ चुनर। चुनर का पोर्ट उसने जीत लिया अफगान्स को हरा के दोहरा में 1532 में। फिर 1539 में शेरशाह सूरी डिफीट कर देते हैं हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में, याद रखना। और ये जैसी बैटल होती है हुमायूं निकल लेता है, स्केप होके भाग जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जब शेरशाह सूरी देखो बीच में शेरशाह सूरी आ गए थे, याद रखना। ठीक है। कन्नौज में फिर कंप्लीट डिफीट हो जाता है 1526 में, और शेरशाह सूरी स्टार्टेड ही इंडिपेंडेंट रूल। ठीक है। इंडिपेंडेंट रूल। फारिद, जिसका बाद में नाम शेरशाह पड़ा। ठीक है। सन थे जागीरदार किसके, जौनपुर किंगडम के अंदर। ठीक है। इसके फादर जो थे हसन हसन खान सूरी, जागीर थे शेषाराम बिहार में, लोधी डायनेस्टी के टाइम पे। बट हुमायूं को हरा के वो सॉवरन रूलर बन गया 1540 में, जिसको टाइटल मिला शेरशाह का। और आफ्टर गैप ऑफ 14 साल शेरशाह सक्सीड एस्टेब्लिशिंग अफगान, अफगानी था ये, तुर्क नहीं था मुगल्स की तरह। 1540 में उसने फिर से अफगानिस का अपना स्टैब्लिश करा। ठीक है। 15 साल तक उसने रोज किया, और इस पीरियड को बोला जाता है सेकंड अफगान अंपायर। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फर्स्ट अफगान अंपायर कौन सी थी। ठीक है। फिर ही डिफीटेड एंड कॉन्कर्ड मलवा, उसने 42 में मलवा को जीता, चंदेरी। फिर राजस्थान में ही क्या उसने मारवाड़, रणथंभौर, नागौर, अजमेर, मेरठा, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है। उसने ही डिफीटेड रेबिलियस अफगान इन बंगाल। फिर 1545 में ही डिफीटेड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ सुप्रीम रूलर ऑफ फ्रॉम सिंध एंड पंजाब इन होल ऑफ राजपूताना इन द वेस्ट एंड बंगाल इन द ईस्ट। एंड नाउ ही टर्न टुवर्ड्स बुंदेलखंड, जो गंगा डोबाल एरिया है ना, ये अगर इंडिया है तो इस वाले एरिया को बोलते हैं बुंदेलखंड वाले एरिया। ठीक है। बीसीजिंग द फोर्ट ऑफ कलिंजर। ही फिर वो 1545 में एक्सीडेंटली ब्लास्ट ऑफ गन पाउडर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एक्सीडेंट गन ब्लास्ट ऑफ गन पाउडर से वो कैसे मरा। मतलब ये देखो, खुद बना रहा था और खुद ही मर गया उससे। ठीक है। कभी चीजें अपनी खुद की खुद पे भी भारी पड़ जाती हैं गाइस, याद रखना। फिर शेरशाह की डेथ के बाद 1545 में उसके सक्सेसर ने 1555 तक, ठीक है, जब तक हुमायूं ने रिकॉन्कर नहीं करा, इंडिया में राज किया। ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के रिफॉर्म्स के बारे में। उसने सारी गवर्नमेंट, सारे सेंट्रल सिस्टम को क्या सेंट्रलाइज कर दिया। उसने और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स बनाए, जिसमें आपका दीवाने वजारत, वजारत को बोला गया वजीर, और रेवेन्यू एंड फाइनेंस का इंचार्ज। दीवाने अरीज चार टाइटल था, चार्ज ऑफ आर्मी। दीवाने रसालत फॉरेन मिनिस्टर था। दीवाने इंशा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। और शेर शाह अंपायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 सरकार। ठीक है। सिकंदर लॉ एंड ऑर्डर, चीफ मुंसिफ जज हो गया। ठीक है, दो ऑफिस बनाए। ईस्ट सरकार डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनास। और सिकंदर मिलिट्री ऑफिसर था, आमिर लैंड रेवेन्यू, फौतेदार, ट्रेजरर, कारकुन, अकाउंटेंट, इन सबको इंचार्ज बनाया। ठीक है। और शेर शाह ऑल्सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बाय लिंक 4 इंपॉर्टेंट हाईवे, जिसमें सोनरगांव से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़, और लाहौर से मुल्तान। और इसी ने एक्सटेंड करा ग्रेट ट्रंक रोड का चिंटागोंग, मतलब यहाँ से शुरू हो गया पूरा बंगाल तक का। चिंटागोंग बांग्लादेश में है। ठीक है, काबुल से यहाँ के अफगानिस्तान से, यहाँ अफगानिस्तान से लेकर पूरा उसने रोड बना रखा था, जीटी रोड बोलते हैं इसको, ग्रेट ट्रंक रोड। ठीक है।
मालिक मोहम्मद जियाजी जो फेमस राइटर थे, उसने पद्मावत में, उन्होंने पद्मावत लिखी थी उस टाइम पे। और ही मतलब कौन, शेर से सूरी बिल्डर न्यू वॉल सिटी इन दिल्ली विच लेटर, जिसको बाद में बोला गया पुराना किला रहा। पुराना किला किसने बनाया था? शेर से सूरी ने। और उसने अपना खुद का म्यूजियम बनाया सासाराम में। ठीक है। फिर वापस फ्रेम में कौन आया था? हुमायूं। जो हुमायूं लेफ्ट करता है 1540 में, वो शादी करता है हमीदा बैनु बेगम से सिंध में। वैन दे स्टे इन अमरकोट, हिंदू किंगडम रूल बाय राणा प्रसाद। और अकबर उस टाइम पैदा हो जाता है 1542 में। और हुमायूं देन प्रोसीड टू ईरान। ईरान जाके वहां से अपनी पावर इकट्ठा करता है। ठीक है, हेल्प लेता है और वापस आता है। उन्हें डिफीट करता है इसके ब्रदर कामरान और अस्कारी को। ठीक है, फिर सूर डायनेस्टी का एंड हो जाता है 1555 तक। फिर हुमायूं डिफीट द अफगान एंड रिकवर द मुगल एम्पायर वापस। फिर 6 महीने के बाद वो बेचारा मर जाता है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के। उसकी बायोग्राफी का नाम था हुमायूं नामा, जिसको गुलबदन बेगम मतलब अकबर की आंटी, हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी ने लिखा था। ठीक है। फिर उसको दिल्ली में गाड़ दिया जाता है, हुमायूं टोक है दिल्ली में। ठीक है। फिर आता है अकबर। अकबर फ्रेम में। अकबर 13 ईयर्स ओल्ड जब हुमायूं की डेथ हुई थी। जब उसके पिताजी मर जाते हैं तो कन्नौर में, पंजाब वाली एरिया में था। ठीक है, 1556 में। इट वॉज इज ट्यूटर। ठीक है। और हुमायूं फेवरेट। ठीक है, हुमायूं का फेवरेट था। और बैरम खान जो था वो उसका सेनापति था, वो हेल्प करता था हर चीज में। ठीक है। तो रीजेंट करता है 1556 से 1560 तक। फिर अकबर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में क्या, 44 ईयर्स ऑफ अकबर, 44 ईयर्स, कैन यू इमेजिन। एक्सपेंशन करता है मुगल एम्पायर का, काबुल से जौनपुर इंक्लूडिंग ग्वालियर अजमेर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ पीरियड वाज द डिफीट ऑफ हेमू। अब बोलोगे क्या? बैटल ऑफ पानीपत टू। 1556 में बैटल ऑफ पानीपत होती है। जो अफगान अंपायर थी उसका ही सेनापति हेमू लड़ता है एक हिंदू रूलर अकबर से, बैटल ऑफ पानीपत में 1556 में, जिसमें वो हार जाता है और मुगल अंपायर की जीत होती है। गलती से हारा था वैसे तो, पता है उसके मतलब, मुझे पहले तो लॉजिक समझ में नहीं आता कि हाथी पे लड़ने का क्या हिसाब होता है। हाथी पे बैठा हुआ एक आदमी, घोड़े पे बैठे नीचे यहाँ आदमी है, तो उसको तो उसकी यहाँ पूरा दिख रहा है ना। तुम इतनी भीड़ में हो, मान लो भीड़ ही भीड़ है, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें वो भी दिख रहा है, तुम्हें यहाँ से भी दिख रहा है, तुम्हें यहाँ से भी दिख रहा है। यहीं से तीर मारोगे कहीं तो लगेगा। अलग ही शो होने के पता नहीं क्या है, लाइमलाइट रहती थी। तो उसकी गलती से एक सेनापति ने ऐसे तुक्का मारा कि भाई चलो ट्राई करता हूँ, उसने धनुष मारा और सीधा हेमू की आंख में। हेमू नीचे। वरना नहीं जीतते अकबर। और अगर अकबर नहीं जीता तो आज इंडिया की हिस्ट्री कुछ और ही होती। ठीक है। अकबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या क्या थे भाई? मतलब उसने 1564 में फ्रॉम बाज बहादुर से जीता। ठीक है। बाद में उसको मनसबदार बना दिया था अकबर के कोर्ट में। फिर गोंडवाना रीजन उसने सेंट्रल इंडिया में एनेक्स करा, रानी दुर्गावती और उसके सन वीर नारायण से। फिर उसने गुजरात मुजफ्फर शाह से 1573 में। ठीक है, वहां उसने फिर अपने नई इसी चीज की याद में, उसने एक विक्ट्री पे, उसने नई गुजरात की जीत में उसने नई कैपिटल बनाई फतेहपुर सिकरी, जो यूपी में है। ठीक है, ऐसे लड़ते थे। देखो ये हाथी है, यहाँ बैठे हैं राजा, यहाँ कोई सेना, उसने मार दिया धनुष, तुम खत्म। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है महाराणा राणा प्रताप सिंह महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, और मुगल आर्मी के बीच में, जिसको मान सिंह लीड करता है 1576 में। और उसमें डिफीट हो जाती है किसकी? महाराणा महाराणा प्रताप की। ठीक है। फिर राजपूत रूलर जो होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं अकबर को कि भाई अब से हमारे स्वामी करता धरता आप ही हो। फिर वो दाऊद खान को भी हराता है अफगान रूलर बिहार और बंगाल में। ठीक है, और फिर वो भी मुगल एम्पायर के अंदर आता है। फिर वो खंदेश को भी हराता है। चांद बीबी डिफेंडेड अहमदनगर, फिर वो मुगल फोर्सेस के खिलाफ हो जाते हैं, उनको भी हरा देता है। और ये मुगल एम्पायर का मैप है अकबर के टाइम। देख लो कहाँ तक, काबुल से लेकर पूरा फैल रखा था, यहाँ पूरा एरिया कवर कर रखा था। राजपूतों वाली पॉलिसी क्या थी? राजपूत पॉलिसी ऑफ वॉज नोटेबल। डॉटर ऑफ जो राजा बारमल थे उनकी बेटी से उनकी शादी कराती है, और ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हिस्ट्री स्पीक मूवी बनी है, जोधा अकबर। ठीक है। राजपूत सर्व मुगल्स फॉर द 4 जनरेशन, चार चार जनरेशन तक उन्होंने सर्व किया। ठीक है। जिसमें राजा भागवत दास, राजा मान सिंह गिव सीनियर पोजीशन उनको ऐसे मिशन में। और वन बाय वन ऑल राजपूत सबमिटेड टू अकबर। और रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? उसने जजिया हटा दिया था कि भाई नॉन मुस्लिम्स को टैक्स नहीं देना, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस या रिलीजियस जो आप तीरथ करते हो। फिर 1575 में उसने ऑडिट करा कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, जिसको हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं, और उसने अपनी नई कैपिटल बनाई थी फतेहपुर सिकरी, गुजरात के जीतने पे। ठीक है। फिर अकबर इन्वेटेड लर्न स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म जैनिज्म क्रिश्चियन, उसकी बहुत इंटरेस्ट था इन चीजों में। तो 1582 में ही प्रोक्लेम अ न्यू रिलीजन, जिसको दिन ने लाई, डिवाइन लाइट।
ठीक है, स्टार्ट करा था। ठीक है, किसने, बताना, चलो दिन ने लाइन किसने करा था। मतलब बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। और उसने फिलोसफी स्टार्ट करी सुले कुल की कि पीस फैलाओ हर जगह। फिर 1582 में ही डिसकंटिन्यू द डिबेट इन इबादत खाना एंड लेड अ बिटरनेस अमंग द डिफरेंट रिलीजन। फिर बदौनी इसका कंटेम्पररी था, ऑथर, ठीक है। उन्होंने क्रिटिक अकबर के बारे में रिलीजियस एक्सपेरिमेंट लिखे हैं। फिर शेख मुबारक एक रिलीजियस गुरु था अकबर के। फिर अकबर के न्यू रिलीजियस पॉलिसी को अब्दुल फैजल ने क्या करा था, ड्राफ्ट करा था। फिर अकबर के बाद आता है इसका बेटा जहांगीर। अकबर के बेटे का नाम था सलीम, जिसको टाइटल नूरुद्दीन जहांगीर मिला था। ये राजपूत वाइफ से हुआ बेटा था अकबर का, ठीक है। ही एसेशन वॉज चरण भाई एल्डरसन प्रिंस खुसराव, ठीक है। स्टेज अ रिवॉल्ट बिटवीन, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। प्रिंस खुसराव डिफीटेड कैप्चर्ड अ ब्लाइंडेड एंड वाइल गुरु अर्जन देव वाज एग्जीक्यूटेड, इन दोनों को पकड़ता और मार देता है प्रिंस खुसराव और इनको, गुरु अर्जन देव को। फिर 1608 में अहमदनगर डेक्कन में उसने अपनी अहमदनगर इन द डेक्कन हैड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट मलिक अंबर, ठीक है। बट द रेन ऑफ जहांगीर देयर वाज नो एडिशन टू मुगल टेरिटरी इन डेक्कन। और जहांगीर रेन विटनेस द विजिट ऑफ टू इंग्लिशमैन, जिसमें आए थे विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय। और while the former could not get the conquest of emperor, फिर उन्होंने अपनी इंग्लिश फैक्ट्री बनाई। इससे एक तरीके से आगमन हो गया था अंग्रेजों का इंडिया में। जेम्स वन उस टाइम के जो किंग थे उनके बिहाफ में, ठीक है, उन्होंने परमिशन ले ली कि भाई सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, ठीक है। फिर 1611 में जहांगीर मैरिड मेहरून सिन्हा हु वाज द नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए वर्ड यूज हुआ था। नूरजहां डोमिनेटेड द रॉयल हाउसेस, उसने फैशन बेस्ड पर्शियन ट्रेडिशन यूज करने कर लिए गए थे। अपने हिसाब से पर्शियन आर्ट एंड कल्चर को उसने कोड में दिखाया, ठीक है। फिर नूरजहां रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन, थ्रोन के पीछे सारी पावर नूरजहां की थी। वो कहते हैं ना, जोरू का गुलाम, काइंड ऑफ, सॉरी मतलब ऑफेंड मत होना कोई, बट सच कह रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरव्यूज प्रिवेल्ड बिकॉज ऑफ नूरजहां, जो प्रिंस खुर्राम था उनका बेटा, जिसका नाम था शाहजहां टाइटल, उसने रेबल अगेंस्ट कर दिया अपने पिताजी के, ठीक है। नूरजहां हु रूल्ड नंबर 10 years लॉस हर पावर इन्फ्लुएंस आफ्टर द जहांगीर की डेथ, जहांगीर की डेथ के बाद नूर जो उसकी बेबी थी उसने 10 साल राज किया। और जहांगीर की डेथ लाहौर में होती है, कहाँ, ठीक है, जाते हुए, और उसको लाहौर में क्या कर देते हैं, गाड़ा गया है, ठीक है। ये देखो सर, जो ये है सर थॉमस रो जब जहांगीर कोर्ट में आए हैं, ये देखो ये मैंने फोटो लगाई, बहुत आइकॉनिक, ठीक है। और ये लाहौर में वो एरिया है जहाँ जहांगीर को दफनाया गया है, ठीक है। फिर आता है शाहजहां। जहांगीर की डेथ के बाद 1627 में शाहजहां आगरा पहुंचता है, अपने नोबल्स और आर्मी के थ्रू वहां गद्दी अपने संभालता है। और एक कैंपेन शुरू करता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ, कंधार मतलब अफगानिस्तान वाले रीजन की तरफ, ठीक है। बट वो कंधार को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अफगान का वहां राज होता है। फिर डेक्कन पॉलिसी उसकी बहुत सक्सेसफुल होती है, उसने अहमदनगर को एनेक्स कर लेता है, बीजापुर को जीत लेता है, गोलकोंडा के साथ ट्रीटी साइन कर लेता है। फिर शाहजहां डिफीटेड शिवाजी फादर शाहजी भोसले 1631 में। और शाहजहां भाई मुमताज महल पास अबे बुरनपुर में, उसकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया था। आप सब में ताजमहल क्यों बना था। और इसी का कंटेम्प्रेरी कौन था फ्रांस में, ये देखो 10, 14, 5 और 1, लुइस 14, फ्रांस रेवोल्यूशन, ठीक है। और इन हिज रेन फेमस पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर द किंग, पीकॉक थ्रोन जो बाद में कौन लेके चला गया था, अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। पीकॉक थ्रोन भी इसी के टाइम पे बना था, ठीक है। और यूरोपियंस लाइक बर्नियर एक फ्रेंच फिजिशियन था, ट्रैवलर था, त्रिवेनियर फ्रेंच चैम था, ठीक है, फेमस ट्रैवलर्स थे, ठीक है। मेंडक्सको, ठीक है, पीटर मुंडी, मुनिच की इटालियन था। ये सब ने शाहजहां के टाइम पे इंडिया को विजिट किया था, ठीक है। और इन्हीं के अकाउंट से हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है। और जो शाहजहां के लास्ट डेज थे ना, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ शाहजहां देयर वाज अ कंटेस्ट फॉर द थ्रोन अमंग, चार बेटों में उसके बीच में कंटेस्ट होता था, उसमें दारा शिकोह उसका सबसे बड़ा बेटा था और फेवरेट सन था उसका, ठीक है। A war of succession broke out between four sons, ठीक है। बाद में औरंगजेब जीतता है, औरंगजेब अपने बाप को जेल में डालता है और खुद क्या बन जाता है, मुगल एम्परर का राजा, ठीक है। और शाहजहां की डेथ हो जाती है, ठीक है, रॉयल प्रिजनर में 1616 में। और उसको ताजमहल में जहाँ मुमताज को दफनाया गया था वहीं उसे दफना देते हैं। ये देखो ये निकोला द मुंची की फोटो, और ये कौन, फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है। फिर आता है आपका औरंगजेब, ठीक है, फिर आता है आपका औरंगजेब, ठीक है। फिर फ्रेम में आता है तुम्हारा औरंगजेब। औरंगजेब जीत जाता है भाई साहब, ठीक है, अपने चारों भाइयों को हरा के। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। औरंगजेब आता है,
उसको टाइटल मिलता है आलमगीर का, वर्ल्ड कॉन्करर। और मिलिट्री कैंपेन करता है अपने फर्स्ट 10 ईयर में, ठीक है, जिसमें वो सक्सेसफुल होता है, माइनर रिवॉल्ट जीतता है। फिर उसे सीरियस डिफिकल्टीज होती है किससे, शिवाजी से जीतने में, महाराजा शिवाजी से। जाट और सतनामी जो थे, ठीक है, ऑल्सो द सिक्स रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम एंड दिस रिवॉल्ट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज हर्ष रिलीजियस। ये बहुत हर्ष था यार। यार इंसान को टुकड़ों में कौन कटवाता है यार, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी माइंडसेट था। फिर औरंगजेब वाज बेसिकली अ प्यूरिटन रिलीजियस इन नेचर एंड इम्पोज जजिया हिंदूज, ठीक है। और उसने एक इन्फ्लुएंस था वो नक्शबंदी सूफी ऑर्डर से, मतलब एक कारीगरी होती है लिखने की ना, इस तरीके से, ठीक है। प्रिंस अकबर रेबल्ड अगेंस्ट हिज फादर औरंगजेब। इन दिस कनेक्शन नाइन्थ गुरु ऑफ गुरु तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, ठीक है। इसी चीज के आड़ में उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को चिनवा दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उनके, और उनको फिर उनकी पोटी कुत्तों को खिलाई थी। ऐसे इक्वल टू रेप है, मतलब ऐसा हिस्ट्री में वर्णन है, ठीक है। फिर डेक्कन पॉलिसी उसकी बहुत वो थी, क्यों? क्योंकि औरंगजेब वाज मोटिवेटेड बाय द पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रीन इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसका जो बेटा था सन अकबर वुड टेक रिफ्यूज इन डेक्कन, औरंगजेब कम टू डेक्कन 1648, रिमेन इन डेक्कन टिल हिज डेथ ऑफ 1707। फिर औरंगजेब ने गोलकोंडा बीजापुर को अनेक्स करा। इनफैक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ डेक्कन किंगडम वर पॉलिटिकल ब्लंडर। डिस्ट्रक्शन डेक्कन किंगडम्स का क्या था, पॉलिटिकल ब्लेंडर था। और बैरियर बिटवीन मुगल्स एंड मराठास वाज रिमूव एंड देयर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन देम। और डेक्कन कैंपेन एग्जॉस्ट हो जाता है मुगल टेररिज्म की वजह से, क्योंकि वो अपना ही नहीं पाते भाई, पैसा खत्म, हर चीज खत्म। और ये किसने लिखा है? अकॉर्डिंग टू जादूनाथ सरकार, द डेक्कन रूलर रीम औरंगजेब। डेक्कन अल्सर, एक तरीके से अल्सर का काम किया, जो छाले पड़ जाते हैं ना, डेक्कन ने अल्सर का काम किया। जैसे स्पेन अल्सर था ना नेपोलियन बोनापार्टी के लिए, ऐसे ही इनके लिए डेक्कन अल्सर था, ठीक है। मराठास अंडर शिवाजी वर थ्रेटन टू औरंगजेब। महाराजा शिवाजी ने औरंगजेब की बैंड बजा के रखी थी। औरंगजेब सेंट टू हिज ग्रेट जनरल शेषता खान और जय सिंह आफ्टर वन आफ्टर द अदर कैप्चर शिवाजी, एंड जय सिंह कैप्चर शिवाजी एंड टुक हिम टू, बट वो शिवाजी डेक्कन जो जेल था वहां से निकलने में कामयाब रहे, ठीक है। फिर शिवाजी क्या करते थे, गोरिल्ला टैक्टिक यूज करते थे मुगल फोर्सेस को हराने में, टिल उनकी एज 53 थे। अब ये समझना कि उनकी डेथ उनकी लड़ाई में हुई नहीं, उनकी उस जख्मों की वजह से हुई थी। और वो भी लड़ाई नहीं, शायद शेर शेर को मारने गए थे, कुछ हुआ था, वो एनिमल एक्सपीडिशन पे गए थे, तब उनकी डेथ हुई थी, उनको कोई मार नहीं पाया था आज तक। और औरंगजेब was severely tested by the Marathas in 1707 as the son of Shivaji continued the rebellion. और औरंगजेब की डेथ 1707 a watershed in Indian history as the Mughal Empire virtually come to end, even though the weak success of Aurangzeb has thrown the 150 years, ठीक है। वैसे तो 1857 तक था, बट जो मेन रूलर्स थे वो 1707 तक निमट चुके थे, ठीक है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मुगल अंपायर का? मुगल अंपायर रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें एक सल्तनत है, शेरशाह वाला सिस्टम था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई थी, परगना ग्रुप ऑफ विलेज बोला जाता था, सरकार ग्रुप ऑफ परगना। फिर ग्रुप्स, और फिर ग्रुप से होते उनको बोलते थे ग्रुप ऑफ सरकार, लाइक सूबाज और प्रोविंस जो होते थे, स्टेट हो गई पर्टिकुलर, ठीक है। फिर मुगल फॉर्मुलाइज अ न्यू टेरिटोरियल यूनिट कॉल्ड सूबा। और मुगल अंपायर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 प्रोविंसेस बाय अकबर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ जागीर और मनसाब सिस्टम वर आल्सो इंट्रोड्यूस बाय द मुगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी में क्या होता था, सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड, उन सबको रैंक मिल रखी थी। लोएस्ट रैंक वाज 10 एंड द हाईएस्ट वाज 500 फॉर द नोबल्स, ठीक है। प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड रिसीव इवन हाईएस्ट रैंक। और रैंकर को जैद और सवार में डिवाइड कर रखा था, मतलब पर्सनल, एंड इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सवार रैंक थी इंडिकेटर नंबर ऑफ, मतलब सवार मतलब कि जिसपे कितने घोड़े हैं, ठीक है, वो कितने मेंटेन कर सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 2 घोड़े तो सब पे होते थे। और मनसाब क्या रैंक थी, और ये हेरिडेटरी नहीं थी। और सारी अपॉइंटमेंट प्रमोशन, ठीक है, डायरेक्टली अंपायर एम्परर के थ्रू होते थे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी, कोई धंधलेबाजी नहीं, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? रेवेन्यू एक्सपेरिमेंटेशन किसने करे थे? अकबर ने करे थे। रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड शेरशाह सूरी फॉर्म द बेस फॉर मुगल रेवेन्यू सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी के जो रेवेन्यू सिस्टम था, और शायद शेरशाह सूरी के जो मुगल रेवेन्यू सिस्टम था, उस बेस पे सारी चीजें होती थी। फिर 1581 में रेवेन्यू मिनिस्टर राजा तोदरमल रिकॉग्नाइज द होल रेवेन्यू सिस्टम एंड द सिस्टम नोन एज जब्ती और बंदोबस्त। याद रखना है, बंदोबस्त सिस्टम और जब्ती सिस्टम पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू से। और रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? राजा टोडरमल। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। और इसी सिस्टम के तहत लैंड को मेजर करा जाता था उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को देख के।
पोलाज कल्टिवेटेड एवरी ईयर, ये उन फील्ड्स के नाम है। परोती 1 in 2 years, जिसपे हम खेती कर सकते हैं। चाचर, जिसपे 3-4 साल लगते थे एक पारी में। बंजर, जो 5 साल से ज्यादा तक मतलब बंजर ही रहती थी, जो आज भी हम यूज करते हैं। ठीक है। फिर लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल्स, पर्शियन, संस्कृत, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, ड्यूरिंग द मुगल रूल, ठीक है। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल एम्पायर, एंड द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल रूल वॉज द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। उर्दू बनी, उर्दू का डेवलपमेंट हो रहा था। कॉमन लैंग्वेज बन गई थी कम्युनिकेशन की बिटवीन द स्पीकर्स। ठीक है। और बाबर की खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, जिसका नाम था तुझ ए बाबरी, तुर्की लैंग्वेज में। और दिस ऑटोग्राफी गिव्स डिटेल्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब उस टाइम इंडिया में कैसे जानवर थे, कैसे प्लांट्स थे। ये देखो, ये इलस्ट्रेशन है बाबर के, बाबरनामा की। देखो ये फ्लोरा, फोना, जानवर कैसे कैसे थे इंडिया में उस टाइम। ठीक है। तो ये उसका एक इलस्ट्रेशन है, किसका, तुझ के बाबरी को, जिसको बाबरनामा भी बोला गया है। ठीक है। फिर और लिटरेचर्स के बारे में आए तो अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, हिस्ट्री अकबर की, और एक बुक लिखी थी आईन अकबरी, जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बुक है, ठीक है, अकबर के टाइम की। और झागर की ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुझ के बाबरी। और बाबर की जो उसको ट्रांसलेट कर गया था तुझ के बाबरी को, पर्शियन बाय अब्दुल रहीम खान। और मुतामिद खान हैज रिटन बायोग्राफी ऑफ जागर, जिसका नाम था इबान नाम जागरी, जागिर। और शाहजहां की बायोग्राफी का नाम था पदशाहनामा, जिसको 2 ऑथर्स ने लिखा था। एक का नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी, फिर इनायत खान, जिसने शाहजहां नामा लिखी। फिर पर्शियन लिटरेचर वॉज एनरिच बाय द ट्रांसलेशन संस्कृत, संस्कृत उसको पर्शियन में बहुत कन्वर्ट करा गया। ठीक है। फिर महाभारत को ट्रांसलेट करा गया पर्शियन में अब्दुल फजल के भाई के द्वारा। ठीक है, कोर्ट पोएट जो थे अकबर के, अब्दुल फजल। दारा शिकोह ट्रांसलेट भगवत गीता उपनिषद पर्शियन लैंग्वेज, और उसकी मोस्ट फेमस वर्क था मजमा उल बहरान। बदूनी अकबर के टाइम पे था, उसने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया, जिसका नाम था रजानामा। ठीक है, रजानामा याद रखना ये नाम। फिर रीजनल लैंग्वेजेस क्या थी, रीजनल लैंग्वेज क्या क्या थी। रीजनल लैंग्वेज सच एज बंगाली, उड़िया, राजधानी गुजराती हैड आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर, हिंदी पोएट्स वर अटैच्ड टू द मुगल कोर्ट, एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोएट वाज तुलसीदास। ठीक है। उन्होंने रामायण और रामचरितमानस लिखी थी। फिर जगन्नाथ पंडित राया कोर्ट पोएट थे शाहजहाँ के, उन्होंने 2 संस्कृत बुक्स पे काम करा था। एक का नाम था गंगा लहरी, और एक का नाम था रस गंगाधरम। ठीक है, रस गंगाधरम। ये देखो अब्दुल फजल रिप्रेजेंटिंग अकबरनामा टू अकबर। ये देखो अब्दुल फजल ये रहा, अकबर ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। फिर आर्किटेक्चर कैसा था उस टाइम का। ठीक है, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल्स, एडवेंट ऑफ द मुगल्स ब्रॉट अ न्यू एरा आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था। ठीक है, उस टाइम पे। और सबसे पहली बिल्डिंग ऑफ रूल वाज हुमायूं टॉम, दिल्ली में बनी थी उनकी डेथ के टाइम पे, जिसमें वहाँ उनको दफनाया गया था। रेड स्टोन यूज हुआ था बिल्डिंग्स में, मेन गेटवेज पे यूज होता था। ठीक है। लेकिन जो जिनीत, जो टॉप, जो पीक दिखती है ना आर्किटेक्चर की मुगल्स के टाइम पे, वो ताजमहल की दिखती है, जो कहाँ है ताजमहल आज के टाइम पे, आगरा में। ठीक है। और अकबर बिल्ड फोर्ट एज आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा बनाया था। गुजरात की विक्टोरी कुछ नई कैपिटल बनाई थी ना अपनी, फतेहपुर सिकरी 1573 में। टॉप बनवाया था सलीम चिश्ती का, पैलेस बनाया था जोधाबाई का, इबादत खाना, बीरबल का हाउस फतेहपुर सिकरी में, सब में आया है। जाना कभी फतेहपुर सिकरी, विजिट करना, वहाँ सारी चीजें मिलेंगी। जहांगीर अकबर, ठीक है, म्यूजियम वॉज कंस्ट्रक्टेड एज सिकंदरा नियर आगरा, और ही बिल्ड ब्यूटीफुल टॉप ऑफ इमादत उद दौला विच वॉज बिल्ड बाय इंटरली मार। समझे। फिर शाहजहां was the greatest builder among the Mughals. He used marble extensively, decorative design in inlay work called beautiful arches and minarets were the features of his building. The Red Fort and Jama Masjid of Delhi, above all the Taj Mahal, are some of the building by शाहजहां। समझे। देखो ये इबादत खाना, इबादत खाना, इबादुद्दौला टॉप, देख रहे हो फोटो। अब हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट। दिस इज द लास्ट एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे अलवर नेमार, नीरू भक्ति, शंकुन भक्ति, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारका, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, बसवाना, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, दादू दयाल, शंकरदेव, पुरंदरदास, नामदेव, गणेश्वर, तुकाराम, एकनाथ और समर रामदास। देखो ये मीराबाई की फोटो, तो कृष्णा भक्ति में लीन थी। और ये चैतन्य महाप्रभु। चलो,
सबसे पहले था ना भक्ति। भक्ति मूवमेंट क्या थी? द टर्म भक्ति रेफर टू अ डिवोशन एज अ मूवमेंट इट एम्फसाइज ऑन द म्यूचुअल इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट लव फॉर डिवोटी, मतलब अपने भगवान के लिए बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट होना और कुछ नहीं दिखना, डिवोटी एक तरीके से। और ये ओरिजिनेट हुई थी साउथ इंडिया में 7th और 10th सेंचुरी बाय द पोयम्स ऑफ अलवर एंड नेमारी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अलवर नेमार किसके किसके लिए थे। ठीक है, अलवर जो थे वो लॉर्ड विष्णु के होते थे, नेमार जो होते थे लॉर्ड शिवा के होते थे। ठीक है, तो तो अलवर जो होते थे वो लॉर्ड विष्णु के लिए होते थे। और ठीक है, और नेमार जो कौन होते थे वो लॉर्ड शिवा के लिए होते थे। भक्ति soon spread to North India and appearing most notably in 10th century संस्कृत टेक्स्ट भागवत पुराण। ठीक है, और it swept over East and North India from the 15th century onwards and reached its peak between 15th and 17th century. The Bhakti saint moved against the austerities propagated by the Buddhist and Jain schools and professed that ultimate devotion to God was a means to salvation। समझे कि अल्टीमेट गॉड तो, अल्टीमेट तो क्या है, इंसान का सेल्वेशन प्राप्त करना है कैसे भी। ठीक है, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है अल्टीमेट, भगवान की भक्ति में लगे लगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये मैंने मैप लगा रखा है ताकि कौन कौन कहाँ हुआ थी। गुरु नानक जी यहाँ हुए थे तलवंडी, जो आज पाकिस्तान वाले एरिया में है। दादू जी राजस्थान में, मीरा भाई गुजरात राजस्थान वाले एरिया में, तुकाराम एकनाथ भसवाना, पुरंदरदास रामदास, ठीक है, रामानुजाचार्य, दिनेश्वर नामदेव सूरदास, ये यूपी वाला एरिया, ये बंगाल वाला एरिया हो गया। समझे? चलो, अब अलवर और नेमार में तमिलनाडु में ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, जो अलवर थे वो बेसिकली विष्णु भगवान के डिवोटीज थे, और जो नेमार्स थे वो डिवोटीज थे लॉर्ड शिवा के। ठीक है, एंड दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, और ये करते थे हेमंस, मतलब गाने ही गाते थे, तमिल में प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, और अलवर एंड नेमार इनिशिएटेड मूवमेंट फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करा था। ठीक है, जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था। ठीक है, and this is supported by fact that भक्त और disciples held from diverse social backgrounds, अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से होते थे ये लोग। समझे? ब्राह्मण्स टू आर्टिसन एंड कल्टिवेटर्स एंड इवन कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल्स। इनको, इन दोनों को ब्राह्मण अनटेचल मानते थे। और एक बहुत फेमस चीज थी इनकी किताब जिसका नाम था नलायिरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ठीक है, नलायिरा दिव्य प्रबंधम, जिसका मतलब था 4000 सैक्रेड कंपोजिशन, और एक मेजर एंथोलॉजिस्ट कंपोजिशन था अलवर्स का। ठीक है, जिसको किसने करा था? नत्त मुनि ने कंपोज करा था। फिर आते हैं तेवराम, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 वॉल्यूम्स ऑफ तिरुमुराई, जो शिवा के डिवोटीज थे उसके काम से रिलेटेड, जिसको अपर तमिल पोएट्स अपर समंतर और सुरंदर ने लिखा था। ठीक है, फिर मोस्ट द मूवमेंट डेवलप अंडर टू डिफरेंट स्कूल थॉट्स। ठीक है, एक तो अलवर नेमार थे, तमिलनाडु में हुए थे, अलवर विष्णु जी के और नेमार किसके? शिव जी के। फिर दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक थे निर्गुण भक्ति वाले, एक थे सगुण भक्ति वाले। निर्गुण भक्ति वाले गुरुदेव ठीक है, गुरुदेव लोग थे। ठीक है, जो फॉर्मलेस वर्शिप मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म गॉड पे यकीन करते थे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आदि शंकरा। और सम अदर भक्ति जो थे इसमें गुरु नानक जी थे, दादू दयाल जी थे, कबीर जी थे। फिर एक थे शगुन भक्ति वाले, मीराबाई की तरह, जो बिलीव करते थे वर्शिप ऑफ फॉर्म। ठीक है, शगुन भक्ति पे, एंड इट बिलीव दैट गॉड इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग परफेक्ट, मूर्ति पूजा बेसिकली। और इस फिलॉसफी में रामानुजाचार्य, निम्बार्का, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, मीरा भाई नहीं है, बाई है। ठीक है, मीराबाई। ठीक है, तुलसीदास, सूरदास इस चीज पे यकीन करते थे, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति पे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हुए थे, जो इसके फाउंडेशन रखी थी, वो थे आपके आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म कालिंदी केरला में हुआ था। ठीक है, और 5 साल की उम्र में ये क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। ठीक है, और ये किसके डिसाइपल थे? किसके चेले थे? कौन इनके गुरु थे? गोविंदाचार्य। और ही इज क्रेडिट विद द डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत वेदांत। इन्होंने अद्वैत वेदांत फिलोसफी दी थी। ठीक है, टू टीच एंड प्रोटेक्ट द धर्मा। इन्होंने आश्रम मठ बनाए थे, श्रृंगेरी कर्नाटका में, द्वारिका में, गुजरात पुरी में, बद्रीनाथ, ये चार इन्होंने, जिसको हम चार धाम बोलते हैं, इंडिया के चार धाम बोलते हैं जिनको हम ना। ठीक है, तो अगर इंडिया में, अगर आप घूम रहे हो, इंडिया में हो, तो जो बद्रीनाथ है वो उत्तराखंड में है। गुजरात में आपका द्वारिकाधीश है, समुद्र किनारे बिल्कुल। या आपका उड़ीसा में आपका बिल्कुल जगन्नाथपुरी है। ठीक है, और रामेश्वरम यहाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं जिन्होंने इन चारों के दर्शन कर लिए उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इस कलयुग में। ठीक है,
और उन्होंने कमेंट्री दी थी ब्रह्म सूत्रास पे, ठीक है। और उनके फेमस वर्क क्या थे, विवेक चुदामानी, सौदर यालारी, भोज गोविंदम, शिवानंद लहारी, ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य कॉल्ड एज ए समंतरास, इन्हीं के फॉलोअर्स को बोला जाता। और डॉक्ट्रिन इज बेस्ड इन द कॉन्सेप्ट दैट हायर और ट्रू सेल्फ इज आइडेंटिकल टू ब्रह्मांड एंड द यही एब्सोल्यूट रियलिटी है, समझे। फिर इनके बाद हुए रामानुजाचार्य जी, ठीक है। ये श्री परमंदिर में पैदा हुआ था, पैदा हुए थे। ये किसके डिसाइपल थे, यमुना मुनि जी के और वेद प्रकाश जी के। और इन्होंने फिलॉसफी दी थी विशेष अद्वैत का, वैष्णविज्म के भक्त ही है, ठीक है। और ही रोज श्री भाष्य, ठीक है, ऑफ श्रीरंगम वैष्णव मठ में। और रामानुजाचार्य प्रीच शूद्रास और आउटकास्ट कुड आल्सो अटेंड द सैल्वेशन बाय कंप्लीटली सरेंडरिंग टू द विल ऑफ द गुरु, ठीक है। इनका मानना था कि जो शूद्रास हैं, जो लोअर कास्ट है, वो भी सैल्वेशन अटेंड कर सकते हैं बाय सरेंडरिंग टू विल ऑफ द गुरु, ठीक है। इन ही वाज आल्सो रेफर टू आया इलाया प्रूमन, ठीक है। और इनके जो स्कूल थी वो थे लॉर्ड विष्णु, जिनके जो उनके स्कूल ऑफ थॉट थी। और इट इज अ नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी। इट इज अ नॉन ड्यूलिज्म ऑफ क्वालिफाइंग होल एंड वेयर ब्रह्मांड अलोन एग्जिस्ट बट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय मल्टीप्लिसिटी, समझे। इन सबके नाम याद रखना है। इससे सब देखो मैं बताता हूँ भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन कैसा आता है। बेसिकली भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन स्पेशली आया आता है कि कौन सा संत निर्गुण भक्ति का है या सगुण भक्ति का है। जैसे चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड पीवाईक्यू है, क्वेश्चन आया है सीडीज में। अलवर नेमर में से आ जाता है, भसवाना से आ जाता है, लिंगायत से आ जाता है, ठीक है। ठीक है। और निम्बार्क आते हैं, डिसाइपल थे रामानुजाचार्य के, ठीक है। इन्होंने राम माधव कल्ट को बढ़ावा दिया, तो राधा माधव जी को द्वैत अद्वैत इन्होंने फिलोसफी दी थी, जिसमें अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत का बीच का बैलेंस था, ठीक है। इन्होंने दशलोक के वेदांत लिखे थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। इनका मानना था कि मैन जो है फिजिकल बॉडी में फंसा हुआ है, और वो राधा कृष्ण जी को सरेंडर करेगा तो ही रीबर्थ के जो जन्म मृत्यु है, इससे वो पार हो पाएगा, समझे। फिर आते हैं आपके माधवाचार्य जी, ठीक है। माधवाचार्य जी, माधवाचार्य जी का नारायण भट्टा और वेदापति पांजिका में इनका एक उडुपी कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1238 में, विजयदशमी के दिन, ठीक है। ही वॉज नेम वासुदेव एंड ही वॉज अ थर्ड एंटरनेटिव फिलोसफर हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियन थॉट्स आफ्टर एज ऑफ वेदास एंड पुराणास, ठीक है। और फिलोसफी दी थी इन्होंने द्वैत और ड्यूलिज्म की। ही वॉज ऑल्सो इनिशिएटेड संन्यासत्व बाय अच्युत प्रकेशा। और इन्हीं के टाइम पे ही वॉज गिवन द नेम ऑफ पूर्ण प्रजना, ऑल्सो अच्युत प्रकेशा, जिन्होंने उनको टाइटल दिया था माधव का। माधवाचार्य ने कमेंट्रीज लिखी थी किस किस पे, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र पे। और ही रोट वेरियस टेक्स्ट्स रिटन इज फिलोसफी इज कॉल्ड तत्ववेदा, और मोर प्रॉपरली नॉन द्वैता, ठीक है। और सम ऑफ हिज वर्क वर द गीता भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, अनुभाष्य, कर्म निराया और विष्णु तत्व निराया, समझे। फिर आते हैं फ्रेम में वल्लभाचार्य। इनको अचिन्त्य भद्र भी बोलते हैं। एंड ही वाज द फर्स्ट टू प्रमोट कृष्ण भक्ति ऑन द बेसिस ऑफ महाभागवत पुराण। और इन्होंने ही फाउंड करा था शुद्ध अद्वैता। इनकी फिलोसफीज किस किसने कौन सी दी थी ये भी याद रख लेना भाई, इससे क्वेश्चन आ जाता है। और ही डिस्क्राइब पुष्टि मार्ग एज अ मीन्स ऑफ सैल्वेशन, कि भाई एक्सट्रीम डिवोशन दिखाना है, भगवान भक्ति लीन में लीन हो जाए तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। फिर आता है भस्वाना। ये शिव भगवान के भक्त थे, ठीक है। लिंगायत मतलब जो लिंग होता है, ठीक है, ठीक है, ये उसकी पूजा करते थे भगवान शिव की, ठीक है। और उसको यहाँ ऐसे हमने बांध के रखते थे, ठीक है। ही रेज सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री, इसको वचनाथ बोलते थे कन्नड़ में। और इन्होंने न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे अनुभवा मंतपा, हाफ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विच वाज वेलकम मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू डिस्कस, जैसे एक सभा होती है इस तरीके से अनुभवा मंतपा था, ठीक है। और इन्होंने विशेष अद्वैत को प्रोपोगेट किया। बसवाना लिटरेरी वर्क इन वचन साहित्य कन्नड़ लैंग्वेज में। और इनको भक्ति भंडारी बसवाना और भसेश्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो, फिर आते हैं रामानंद जी, ठीक है। वैष्णव थे ये 14th सेंचुरी में, ठीक है। ही डेवलप्ड हिज फिलॉसफी एंड डिवोशनल थीम्स। एविडेंस आल्सो सेड दैट रामानंद वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नाथपंथी एस्केटिक्स ऑफ योगा, योगा जो योगा मेथड ऑफ योगी टेक्निक है उससे इन्फ्लुएंस थे। एंड अर्ली सोशल रिफॉर्मर रामानंद एक्सेप्ट डिसाइपल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग। रामानंद जी ने के जो चेले थे, ये किस किस के गुरु थे, कबीरदास जी के, रविदास के, भगत पीपा के, ठीक है, और भी कई सारे, ठीक है। इन्होंने ही वर्ड्स, इनके जो वर्ड्स हैं वो
स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ साहिब में मेंशन है। और इनका कुछ काम ज्ञान लीला, योग चिंतामणि हिंदी में, वैष्णव मठ भुज शाकरा राम चरना पद्धति संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। फिर आते हैं आपके अगले फ्रेम में, कबीर, कबीर दास। ठीक है। He was a 15th century Indian mystic poet and sant whose writing influenced Hinduism Bhakti movement, and his verses are found in Sikhism scripture Guru Granth Sahib। और ये किसके डिसाइपल थे? रामानंद जी के। ठीक है। इनने स्पिरिटेड अटैक द सुपरफिशियल रिलीजन जो हिंदू मुस्लिम्स के लिए था, और जो कास्ट सिस्टम था, इन्होंने उसको उस पर अटैक किया था। और कबीर हमेशा श्रेय करते थे, ट्रूथ इज विद द पर्सन हु इज द पाथ ऑफ राइटनेस। सच्चाई हमेशा उसके साथ है जो सही पाथ पे चल रहा है। ठीक है। इन्होंने पहली बार हिंदू मुस्लिम्स को एक रिकॉन्साइल करा था एक साथ तरीके से। ठीक है। और ही बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड, वही निर्गुण भक्ति। और कबीर लेगेसी सर्वाइव कंटिन्यू थ्रू द कबीर पंथ, जो इनके सेइंग्स होती है ना, पंथ ऑफ कबीर रिलीजियस कम्युनिटी दैट रिकॉग्नाइज हिम एज अ फाउंडर। ठीक है। और संत मत कवरपंथी बोलते हैं उनको। और इन्होंने सबद बिजग दोहा होली रिक्ताल, ठीक है, राम भक्ति, इन सबको क्या करा था, इन सब के बारे में लिखा था। फिर आते हैं आपके गुरु नानक जी, जिनका तलवंडी नियर लाहौर में जन्म हुआ था, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को गुरु नानक गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। 1496 में इनकी शादी होती है। नानक सेट ऑन स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू इंडिया, तिब्बत, अरेबिया एंड लास्टेड 30 years। द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंट इन करतारपुर। 18 साल इन्होंने अपने जीवन के वहीं बिताए थे, जो आज पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहाँ लोग जाते हैं। ठीक है। द मोस्ट फेमस टीचिंग अट्रीब्यूट टू गुरु नानक आर दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही भगवान है, एंड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड एंड विद नो नीड ऑफ रिचुअल्स और प्रीस्ट। एंड हिज मोस्ट रेडिकल सोशल टीचिंग denounced द कास्ट सिस्टम। ठीक है। एंड दैट एवरीवन इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और जेंडर। और ही इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दैट इज वही गुरु। वही गुरु जो आप देखा होगा, ये जो वाहे गुरु का साइन होता है ऐसे, वाहिगुरु, जिसमें बोला था कि उसकी ना कोई फॉर्म है ना उसको कोई टाइम है, वो ओमनी प्रेजेंट है, इनविजिबल है, और वो एक ही है, जिसको वो निरंकार अकाल पूर्व के नाम से जानते हैं, और वो है वाहिगुरु। जो सुना होगा ना, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु करता कूरत निर्भय निर्भो। ठीक है। गुरु बानी बोलते हैं इसको। गुरु ग्रंथ साहिब द होलियस्ट बुक है सिखिज्म की, जिसमें 974 पोएटिक हाइमन्स लिखे हैं, जिसको गुरु नानक जी ने खुद कंपोज करा है। ठीक है। फिर आपकी आती है मीरा। ही वॉज अ मोस्ट पॉपुलर भक्ति रिफॉर्मर। ठीक है। राजस्थान से बिलोंग करती थी। इनकी शादी राणा भोजराज रॉयल फैमिलीज में होती है। ठीक है। इनको गिरिधर गोपाल कल्ट और वृंदावन, मतलब वही कृष्ण भक्ति में लीन रहती हैं। ठीक है। भजन भक्ति मूवमेंट करती हैं। और ब्रज भाषा में इन्होंने कई सारे कंपोज लिखे हैं, जो आज भी गाया जाता है राजस्थान में। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये निर्गुण भक्ति के थे, सगुण भक्ति के। ये आइडल आइडल वर्शिप को मानते थे, स्वयं फॉर द मीरा भाई। ठीक है। ठीक। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। केशव भारती के डिसिपल थे। गौरंग और विश्वम्भर इनके नाम से जानते थे। और वैष्णविज्म की इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में स्थापना करी। ठीक है। मेन सेंटर था इनका पुरी। और इन्होंने ही कीर्तन, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे वाला कॉन्सेप्ट है, वो इन्होंने भक्ति मूल में लिखा है थे, कीर्तन वाला, कि भगवान को कीर्तन करते करते प्राप्त करो। और फेमस द फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म हैज प्रीच कम टू बी कॉल्ड गौड़िक वैष्णविज्म, जो इन्होंने स्टार्ट करी थी, इसका नाम था गौड़िक संप्रदाय, गौड़िक वैष्णविज्म। समझे? गौड़िक वैष्णविज्म। फिर आते हैं तुलसीदास। कंटेम्प्रेरी था अकबर के। इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी अवधि में। ठीक है। और ही फाउंडेड द संकट मोचन टेम्पल, जो लॉर्ड हनुमान जी को डेडिकेटेड है, जो बनारस में है। ठीक है। और तुलसीदास स्टार्टेड द रामलीला प्ले। इन्होंने ही रामलीला प्ले करा था। ठीक है। ठीक है। फोक थिएटर, और अब वो आज भी होता है। कब कब होता है, किससे पहले होता है बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में बताना। रामलीला प्ले कब होता है इंडिया में? अदर वक्त जो थे तुलसीदास के, वो थे दोहावली, सत्य रत्ना, रत्ना रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका। भाई ये बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। फिर दादू दयाल जी आ जाते हैं। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन द कम्युनिटी ऑफ वियर्स, जो जूता वाले होते हैं। फिर इन्होंने नीरू बिलीव करते थे। ठीक है। फिर टीचिंग वर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ दादू दयाल बानी। और शंकर देव, फिर आते हैं, ये शंकर देव हैं, ये दादू दयाल जी हैं। प्लीज वैष्णविज्म ब्रह्मपुत्र एरिया, आसाम वाले एरिया की बात कर रहे हैं। और ही इज अ फाउंडर ऑफ एक धर्मा और वीरू पुरुष मार्ग। एंड ही इज वाइडली क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग ऑन द पास्ट कल्चर रिलिक्स एंड डिवाइजिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, बोरगीत, थियोरेटिकल परफॉर्मेंस, अनिका नाथ भोना, डांस, लिटरेचर, लैंग्वेज, ब्रजावली। समझे? फिर आते हैं पुरंदर दास जी, हरिदास फिलोसफर्स फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। मोस्ट नोटेबल वर्क इनका था दस साहित्य। और ही इंट्रोड्यूस
द राग मयम ला गोवला, याद रखना ये राग का नाम। एंड द फर्स्ट स्केल टू बी लर्न बाय बिगिनर्स इन द फील्ड, अ प्रैक्टिस दैट इज स्टिल फॉलोड टुडे, आज भी फॉलो करते हैं। और इनके जो कीर्तन है वो डील करते हैं बेसिकली सोशल रिफॉर्म इन पिन पॉइंटेड डिफेक्ट इन सोसाइटी में, जो डिफेक्ट्स हैं। फिर आते हैं ज्ञानेश्वर जी, मराठा रिफॉर्मर थे। इन्होंने कमेंट्री दी थी भगवत गीता, गणेश्वरी पॉपुलर और मराठा भगवत गीता। ठीक है। फिर इनके फॉलोअर्स को वारकरीज बोलते हैं, वारकरीज। इनका मानना था कि दे बिलीव इन अटेंडिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। रिलीजियस सॉन्ग्स और भजन से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और लॉर्ड विष्णु की एक अवतार थे लॉर्ड विठोबा, उनको ये मानते थे, उनका इनकारनेशन। फिर आते हैं आपके एकनाथ जी। तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर टू एम्फसाइज द ग्रोथ ऑफ मराठी लैंग्वेज, एंड ही प्रीच दैट वन कुड डिवोट oneself to God by leading a family, lived life and discharging all functions of householder. His work include numerous religious songs, अभंग, ओविल और बरदोस। फिर आ जाते हैं आपके नामदेव। टेलर थे बाय प्रोफेशन। ठीक है। और महाराष्ट्र में ही होते थे, और उन्होंने एक ट्रेडिशन स्टार्ट करा था जिसका नाम था महापुरुष संप्रदाय। और ये वुमेन मैन और इक्वलिटी पे बिलीव करते थे। प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन टू रियलाइज गॉड, सम ऑफ हिज डिवोशनल सॉन्ग्स आर फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहिब, आज भी मिलते हैं। फिर आते हैं आपके तुकाराम जी, शिवाजी के गुरु जी थे, एक तरीके से उनके कंटेम्पररी थे। और मराठा भक्ति रिफॉर्म इनका बहुत बड़ा नाम है, विठोबा कल्चर वही लॉर्ड विष्णु। और इनके डिवोशनल सॉन्ग विठल स्वामी कॉल्ड अभंग्स बोलते हैं। ठीक है। ये भी इक्वालिटी और ब्रदरहुड पे ध्यान देते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे। फिर रामदास जी आते हैं, ये गुरु थे शिवाजी के। और ही इंस्पायर्ड द शिवाजी फॉर फाउंडिंग स्वराज, कि भाई स्वराज फिर से स्टेब्लिश करो। इनका मैसेज होता था कॉल दशोबुंदा। और ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम एंड एस्टेब्लिश आश्रम ऑल ओवर इंडिया। समझे। और सिग्निफिकेंस क्या थी भक्ति मूवमेंट की, जान लो। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। इनिशिएटेड द रिफॉर्म प्रोसेस मेजर रिलीजन टू गेट rid of its social practice, to promote the growth of religion language, to create a platform unification of India under national consciousness, and it also introduced the development of music, dance, literature in India. It checked the orthodoxy supremacy, जो कास्ट सिस्टम और कि हम ही हैं, हम ही हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो वाला कॉन्सेप्ट था, उस पे इनके चेक था। इट क्रिएटेड पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ एम्पनीफिकेशन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी, जो लोअर कास्ट है उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया लोअर कास्ट के लिए, ताकि उनको भी मौका मिले। इम्प्रूवमेंट इन सोशल रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, एंड प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विस। तो ये था सिग्निफिकेंस भक्ति मूवमेंट का। अब तुम्हें इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इससे एक क्वेश्चन आता है अलवन नेमार से, और सगुन निर्गुण भक्ति से, कि कौन सा संत किसमें है। तो ये डिफरेंशिएट कर लेना कि कौन सा किसमें है, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, समझे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो।